सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बराबर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर अपन जो कॉमन पूल टॉपिक्स है ना, जो कॉमन पूल टॉपिक्स आपको पता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन पूल। कॉमन पूल का मतलब ऐसे टॉपिक जो आपके अपन ने पता है जब क्लास किया था तब अपन ने मार्क किए थे कि ये टॉपिक्स अपन क्लास के एंड में करेंगे, राइट। तो वो सब सारे क्वेश्चन अपन करने वाले। मेरे को पता है कि आप वो किताब में कहाँ कहाँ ढूंढते बैठोगे, इसलिए मैंने आज ही आपको टेलीग्राम पे उसके नोट्स भी सबमिट कर दिए थे, अगर आपको पता रहेगा तो। बट अपन उसका सेशन शुरू करें उसके पहले क्या बोलते हैं, अपन थोड़ा प्रचारण कर लेते हैं, फिर आपको सारी बातें बताता हूँ। सुन लो, उसके लिए आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मेरा नाम, अगर आप नहीं जानते तो मेरा नाम आकाश कंदोई है। आई टीच दिस सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसलिए हम कहते हैं हैशटैग FRVT के। CA हूँ, डिप्लोमा इन IFRS का रखा है, ऑल्सो CFA लेवल 3 कैंडिडेट। उसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। प्लस के ये सारे प्लान है, आइकॉनिक के ये सारे प्लान है, जो भी आपको सूट करता है आप ले सकते हो। कोड FRVT का यूज़ करना मैंडेटरी, ठीक है। उसके अलावा हाँ, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली है, बराबर। उसके बाद अनअकैडमी पे आप यू कैन वॉच स्पेशल फ्री क्लास इफ यू वांट टू। ये हमारे अनअकैडमी की CA फाइनल की ड्रीम टीम, और ये मेरे बैच की डिटेल्स कॉम्प्रिहेंसिव है, इतना ड्यूरेशन का, फास्ट ट्रैक लगभग 120 आवर्स के अराउंड का है, ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो, व्यूज़ के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन होती नहीं है। ओ बस, थैंक यू। चलो, तो अपन अभी कॉमन पूल की बात करेंगे। अगर मैं कॉमन पूल की बात करूँ तो कॉमन पूल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको कंपाइलेशन बना के दिया था, ठीक है। अब टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, तो मैंने टोटल वैसे देखे तो अराउंड 27 कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24, सॉरी 24 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, बराबर। अच्छा, अब आप पूछोगे सर इंपॉर्टेंट है क्या एग्जाम के लिए, तो मैंने पता है क्या सोचा है, मेरे को पता है आपका एग्जाम नज़दीक है, तो आप सबसे पहला सवाल ये पूछोगे इंपॉर्टेंट है नहीं है क्या है। तो मैं क्या करूंगा, इस 24 में से जो भी एग्जाम में अनलाइक क्वेश्चन है वही टेकअप करूंगा, ठीक है। जो LDR है, मतलब इसमें 1% भी चांस है लेने का, अपन वो टेकअप कर लेंगे। जो होते हैं ना थियरी क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसको आप होमवर्क में कर लेना, जो आपसे हो भी जाएंगे, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, मेरे को यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि ओ तुम्हारा आओ टाइम खोटी करूँ, मेरे को पता है एग्जाम का महीना है, तो काम की बातें करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज इसका 2 पार्ट में रहेगा। आज इसका पार्ट 1 है, जो कि अपन ने लगभग जो टाइम पे कंप्लीट किया वो। कल मैंने टाइम मॉर्निंग का रखा था, लेकिन वो टाइम स्क्रैप कर दो। आज जो टाइम पे हुआ है कल सेम टाइम पे रात को होगा, है ना, कुछ रीजन की वजह से कल सेम टाइम पे रहेगा रात को। आज अपन लगभग 2 सवा 2 घंटा बैठेंगे, कल अपन लगभग 2 सवा 2 घंटा बैठेंगे। ऐसा 4 साढ़े 4 5 घंटे में जितना भी समय, उतने समय में अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो कहानी की करते जबरदस्त शुरुआत, फटाफट से आ जाते अपने कॉमन पूल टॉपिक्स के अंदर। सबसे पहले, अच्छा एक आध दो आपने वैसे मार्किंग करी रहेगी, एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे पॉसिबल है कि आपने कॉमन पूल में मार्क करना भूल गया है, जो भी है, बट मैंने यहाँ सब कुछ कवर कर लिया है। तो अगर आपकी किताब में कोई कॉमन पूल मार्क नहीं मिला आपको, तो मेरे एंड से थोड़ा रह गया रहेगा, तो चिंता मत करना। बट यहाँ जो भी है वो इतना बस, और उसके अलावा कुछ नहीं है। चलो, सबसे पहले इंडेस वन का ये होमवर्क में करना, इतना काम का नहीं है। ये बेसिकली इंडेस 1 प्लस इंडेस 10 ब्रीच वाला पॉइंट का है, पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आएगा, घर पे पढ़ लेना इसको, ठीक है। वो दोनों है ऋत्विक, ठीक है, जो काम किया उतना उतना बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको LDR मार्क करने का, सॉरी होमवर्क नहीं, इसको LDR मार्क करने का। नोट्स है ना आपके पास, मैंने टेलीग्राम पे डाले थे, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना बाद में, और लिखते हुए चलना मेरे साथ। ये LDR है, ठीक है। कितने मार्क का आ सकता है ये, 4 से 5 मार्क का आ सकता है। अब चाहता क्या सुनना है इसके अंदर, कहता है एंटिटी A has undertaken various transactions in the financial year, identify and present the transaction in the financial statements as per Ind AS 1। बेसिकली आपको ये बताना है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है ये OCI में जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। अब जिसने Ind AS 19 पढ़ रखा है उनको पता रहेगा, जिसने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए बता दूं, ये चीज आती है OCI के अंदर। तो अगर आपने कोई Ind AS स्किप कर रखा है तो उसका रेलिवेंट पोर्शन आप रट्टा मार लेना, टू बी ऑनेस्ट। अगर कर रखा है तो वेरी गुड, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने इंडेक्स हंटिंग कर रखा है तो आपको पता रहेगा करंट सर्विस कॉस्ट इज लाइक जस्ट लाइक अ सैलरी एक्सपेंस, तो ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। चेंजेस इन रीवैल्यूएशन सरप्लस पीपी के अंदर अराइज होता है, तो सरप्लस पीपी का कहां जाता है, OCI के अंदर, ठीक है। उसके अलावा गेन लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग मॉनिटरी असेट लाइबिलिटी के ट्रांसलेशन पे गेन लॉस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ये इंडेक्स 21 में आता है। 21 स्किप किया तो रट्टा मार लेना। उसके अलावा गेन लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए फॉरेन ऑपरेशन, ये वाला जाएगा OCI के अंदर। जब आप फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट करते हो, पूरा ऑपरेशन को ट्रांसलेट किया तो OCI, सिर्फ असेट लायबिलिटी ट्रांसलेट किया तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी 21 में आता है, ध्यान रखना, नहीं किया तो रट्टा मार लेना। उसके अलावा गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, नाम से ही बोलता है कि मैं OCI वाला हूं,
तो भाई नाम से जब ओसीआई बोल रहा है तो खुराफाती दिमाग मत लगाना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नया होगा। अरे भाई ओसीआई बोला तो ओसीआई रहेगा, तुम समझे क्या? ठीक है, ओके परफेक्ट। तो ये जाएगा ओसीआई के अंदर। उसके बाद इनकम टैक्स एक्सपेंस। इनकम टैक्स एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। शेयर बेस्ड पेमेंट का एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बस आपको इतना ही देना था। इसके अंदर आर एन आर करने का जरूरत नहीं है। अगर आप आईसीआई का सोल्यूशन देखोगे तो मैंने यहाँ दिया हुआ है, वो बताया हुआ है, देखो कि कौन से आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और कौन से आइटम आपके ओसीआई में जाएंगे। दैट्स इट, खत्म। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो करके आ जाना भाई। एक बार ये किधर मॉक टेस्ट में आया हुआ है तो एग्जाम में आते हुए देर लगेगी नहीं इसको। ठीक है, क्या पता 1 तारीख को 1:45 तुमको दिख गया तो मजा आ जाएगा एकदम ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बस। ठीक है बस ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये होमवर्क में पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं खास, ये सिंपल है, ये इतना कुछ क्रिटिकल नहीं है। घर पे रीड कर लेना इसको, कर जरूर लेना भाई, छोड़ मत देना इसको, मालूम पड़ा कपची मार दी है। चलो इंडेक्स वन का उतना ही काम किया, मतलब एक क्वेश्चन जो इंडेक्स वन में करने लायक है वो ये है। ठीक है, अब आएगा अपना इंडेक्स 16। सर ये वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा, कल डालूंगा। ठीक है, इंडेक्स 16। अब ये फ्री क्लास लिया नहीं कि उसके पहले 10 सवाल यूट्यूब पे जाएगा नहीं जाएगा, मेरे एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, मेरे को मार्क्स आएगा नहीं आएगा, ये अपलोड रहेगा कि नहीं रहेगा, है तुम पिताजी बनेगा नहीं बनेगा, मेरा शादी होएगा नहीं होएगा, पंडित आएगा नहीं आएगा, 7 फेरे लेगा नहीं लेगा, मैं हनीमून पर जाएगा नहीं जाएगा, अरे सब मिलेगा जिंदगी में भाई, वही वही सवाल। इंडिया 16 नाम पता है क्या इसका तुमको? नाम पता है क्या नाम है? तुम अटैक मत देना मुझे नहीं पता करके, पीपी नाम है इसका। ठीक है, अब इंडिया 16 में करना क्या सुन लो, रीड कर लेते हैं क्या बोलता है। मिस्टर एक्स इज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ एबीसी, एलडीआर नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अ लिस्टेड कंपनी विच प्रिपेयर्स सीएफएस इन अकॉर्डेंस विद मिस्टर एक्स, इन अकॉर्डेंस in accordance with Ind AS. Blah. Mr. X has recently produced the final draft of the financial statements of ABC Limited for the year ended 31st March 18 to the managing director for approval. Y is not an accountant and has raised the following query. अरे भाई, the notes to account state that PP held on the cost model. However, PP is owner occupied and is revalued annually to fair value. Changes in fair value are sometimes reported in profit and loss but usually in OCI. अच्छा, changes in fair value are sometimes reported in profit and loss but usually in OCI. ठीक है, आपको पता है ना पीपीई पे जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हो तो अगर आपने फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया और गेन आया तो गेन कहाँ जाएगा? OCINR में जाएगा। फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया लॉस आया तो लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पता है ना आपको ये चीज। फिर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन किया और आपको गेन आया तो गेन कहाँ जाएगा? इट विल डिपेंड कि पहले क्या था, अभी गेन और पहले भी गेन, तो ये वाला गेन OCI। अच्छा, अभी गेन पहले लॉस तो ये टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इफ एनी OCI। तुमको पता है ना ये सब चीजें पे। हाँ ठीक है, आगे। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड on plant and equipment as a percentage of its carrying amount is much higher for owner occupied property. Another note states that the property owned by ABC but rent out to others is depreciated annually but not fair valued. वो बोलता है कि ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको अपन भाड़े पे देते हैं, डेप्रिशिएट भी करते हैं लेकिन फेयर वैल्यू पे बुक नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज अपने भाड़े पे दी है वो एज पर विच इंडेक्स है? एज पर इंडेक्स 40 है, और इंडेक्स 40 में अपने पास सब्सिक्वेंटली मेजर करने के लिए भी एक ही मॉडल है ना। कौन सा मॉडल है सब्सिक्वेंट मेजर करने के लिए? कॉस्ट ही है। तो आपने वो समझाने का उसको कि भाई सुन, अब वो तुमको क्या पूछता है सुनना, हाउ शुड द फाइनेंशियल कंट्रोलर रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी। उसको अभी क्वेरी रिस्पॉन्ड करने का है तो आपको ज्ञान देना पड़ेगा। क्या क्या ज्ञान दोगे आपको मैं इधर शॉर्ट में लिखाता हुआ चलता हूँ, नोट्स प्रिंटेड है तो लिखना। सबसे पहले आप यहाँ इंडेक्स 16 का ज्ञान दोगे। 16 में आप बोलोगे कॉस्ट इनिशियली बराबर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू में गेन आया तो OCI, लॉस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस, सब्सिक्वेंटली आया तो थोड़ा और ज्ञान दे देना उसको, ये आपने दे दिया। फिर इंडेक्स 40 में एक ही मॉडल है कॉस्ट, ये सब ज्ञान देकर ना उसको बोलेंगे इसलिए ऐसा होता है भाई, इसलिए ऐसा हो रहा है। और डेप्रिशिएट दोनों केस में करते हैं ना अपन, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, डेप्रिशिएशन दोनों केस में होगा। क्लियर है क्या? अरे खुद की भाषा में लिख कर आना,
ये मत सोचो रट्टा कैसे मारेंगे, रट्टा मार नहीं पाओगे जिंदगी में कभी भी, ठीक है क्या। हम्म। और रट्टा मार भी लोगे एग्जाम में, देखो तुम लिखने खुद का ही वाले हो, ठीक है। चलो समझ रहे हो तुम। और देखो एग्जामिनर को, मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जामिनर को भी उतना ही मार्क्स देना है जितना उसको देना है। तुम समझ रहे हो क्या। मतलब ये वही वाली बात है कि तुम प्रपोजल कैसे भी करो, तुम कैसा भी प्रपोजल करो, तुम फूल देके करो, तुम अंगूठी देके करो, लड़की को हाँ बोलना है तो वह हाँ बोलेगी, ना बोलना तो ना बोलेगी। तेरे प्रपोजल पे डिपेंड हो के कोई तेरे को हाँ ना नहीं बोल रहा कि अरे इतना अच्छा प्रपोज किया तो हाँ बोलना ही पड़ेगा। ओ भाई उसने माइंड मेकअप पहले कर लिया था। सेम अपने सेम आईसे के एग्जामिनर का हाल चल रहा है अभी। उसको जो देना है वो वही देने वाला है। तुम ऐसा ऐसा बीच ऊपर धनिया गार्निशिंग करके लिखेगा कि पाव भाजी बनाया ऊपर धनिया छिड़क दिया तो ज्यादा मार्क्स, कुछ नहीं भाई। समझ रहे हो तुम। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एलडीआर नहीं है, देख लेते फटाफट से क्या बोलता है। धनिया हटा देगा वो। मेरा नाम ले मत आना अंदर, फालतू मेरा नाम खराब करके आओगे। ग्रेट लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 April 12 फॉर 7 CR एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years, ठीक है। 7 करोड़ का मशीन है, यूजफुल लाइफ 7 years है, ओके। द मशीन इज depreciated on a SLM basis and does not carry any RV. On 1 April 16, the carrying value of the machine is assessed at 5.1 CR and the surplus arising out of revaluation being credited to revaluation reserve. अब ये कौन सी भाषा बोली समझने का ट्राई करते, रुको। सबसे पहले साथ साथ में लिख लो चाहिए तो, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 5, क्या बोलता देखो। 1 April 12 को पीपी एक्वायर किया 7 CR, लाइफ 7 years, बराबर ऐसे कुछ हुआ है। 7 CR लाइफ 7 years, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर बोलता है 16 की बात कर रहा है सीधा, तो कितने साल बीत गए, 4 साल बीत गए। तो मैं बोलूंगा लेस डेप्रिसिएशन फॉर 4 years। तो अब इतने से काम के लिए कैलसी यूज मत कर लेना, कैलसी उठ के तुमको मारेगा। 4 CR 1/4/16 को तुम्हारा कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 3 CR। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारे किताब में, तुम्हारे बुक्स में तुम्हारा कैरिंग अमाउंट कितना दिख रहा है, 5.1 CR। मतलब बेसिकली तुमने कुछ रीवैल्यू किया रहेगा तो गेन आया रहेगा, तो रीवैल्यूएशन गेन 2.1 CR। अब पहली बार गेन आया तो कहाँ गया रहेगा, ये OCINR में गया रहेगा, ऐसा तुमको बता रहा है। फिर OCINR से वो अदर इक्विटी के रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाके पड़ा होगा। बराबर क्या, ठीक है। 5 तक गिन लो, 5 4 3 2 1, डन। आगे देखते क्या बोलते हैं। बोलते हैं ठीक है, एंड द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ रीवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड March 18, conditions indicating an impairment of the machine existed and the amount recoverable ascertained to be only rupees 79 lakhs for the year ended 31st March 18। तो सौरभ ने एकदम सही बोला, सबसे पहले तो आप 2 साल डिप्रिशिएट करो सर, ठीक है। तो पहले ये बताओ लाइफ कितनी बाकी रहेगी इस समय, 4 साल डिप्रिशिएट कर दिया तो यार लाइफ बाकी होगी 3 साल, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं बोलूँगा 1/4/16 को मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ 5.1 CR लेस 2 years डेप, कैसे निकालोगे, 5.1 CR इंटू 2/3, 3.4 CR आएगा। 31st March 18 को कैरिंग अमाउंट कितना आया, 1.7 CR, बराबर। लेकिन आपको इस दिन पे रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है, कितने का रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है आपको, 79 लैक्स। तो मैं बोल दूँ 0.79 CR। तो क्या आएगा आपको इम्पेयरमेंट लॉस 0.91 CR का, बराबर क्या। अच्छा, ये इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जाएगा, तो ये असेट अगर आपने प्रॉफिट लॉस बोला तो गलत हो जाएगा भाई, सुन लो सुन लो सुन लो, कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ।
इम्पेयरमेंट लॉस एक ऐसे असेट पे है, एक ऐसे पीपी पे है जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी हो रहा था। जब ऐसा होता है तो इम्पेयरमेंट लॉस विल बी ट्रीटेड लाइक रीवैल्यूएशन लॉस। दोनों का नेचर अलग है, ट्रीटमेंट सेम, अगर आपको याद रहेगा तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। इसका मतलब क्या करना है अपने को, सबसे पहला आप जितना पुराना गेन पड़ा है उतना आप उसे ऐसे एडजस्ट करोगे। तो मैं बोलूँ 0.91 CR एडजस्ट फ्रॉम OCI। तो बेसिकली एंट्री क्या रहेगी, 2PP, डेबिट करोगे इम्पेयरमेंट लॉस और वो होएगा OCINR 0.91 CR 0.91 CR। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे रीवैल्यूएशन में से मैंने इम्पेयरमेंट लॉस कितना एडजस्ट कर दिया 0.91, तो मेरे सरप्लस में कितना बैलेंस बचेगा 1.19। दैट्स इट, खत्म। एक्सेस डेप्रिसिएशन का जब बात नहीं किया तो कर मत देना, बराबर, ठीक है। आप बोलोगे सर एक कॉमन पूल में कर क्या रहा था, है ना, आपका सवाल ये आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इंडिया 16 में दिया था। जब आप इंडिया 16 पढ़ रहे थे, अरे वही तो मत कर रहे थे, सुनो अभी अभी इधर ही गिल्ली हो जाएगी तुम्हारी सब कुछ। जब 16 पढ़ रहे थे तब तुमको 36 आता था क्या, नहीं आता था ना। अभी आता तो होशियारी मार के दिखा रहे कि वही तो ऐसी कैसी है ये, तभी तो कुछ आता नहीं था तुमको। तभी एक कंसेप्ट नया पढ़ा तो बोलते थे अरे सॉरी तो ये करते थे फिर। हाँ, आए बड़े होशियारी कितनी मारते तुम लोग। मैम नहीं क्या घर पे है ना, लेकिन अपने स्टूडियो में थोड़ी ना है। चलो, अच्छा एक्सेस भी बोला है क्या, इन्होंने किया है क्या एक्सेस। इन लोग यार बिना बोले कुछ भी कर देते हैं वे। चलो एक बार देख लो भाई, इनका भी सोल्यूशन देख लेते, इनका सोल्यूशन देख लेते, सुन लो। अच्छा क्वेश्चन में बोला है क्या, लेट मी सी, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा लगता है फिर। ये देख लो, देखना तो, कैलकुलेट द लॉस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन एंड शो हाउ दिस लॉस इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ ग्रेट। ग्रेट हैड फॉलोड द पॉलिसी राइटिंग डाउन द सरप्लस। ओ हो, इन्होंने तो राइटिंग डाउन द सरप्लस बाय द इंक्रीज चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। याद है क्या एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट था, तो इसमें तो अपने से और ये मेरे बाबू से गलती हो गया, तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक वर्किंग नोट सिर्फ एक्स्ट्रा बन जाएगा। दिखाता आपको कैसे वर्किंग नोट है, इसमें चूज किया है ना वो ऑप्शन, तो करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले सुन लो वर्किंग नोट नंबर 1, आपके रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना था, इट वॉज 2.1 CR, ठीक है। चलो उसके बाद हम बोलेंगे इसमें से आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन एडजस्ट किया होगा। अब कितना आएगा एक्सेस डेप्रिसिएशन देखने का ट्राई करते हैं। तो मैं बोलता हूं ऑफ 2 ईयर्स, हाँ 2 साल गए थे ना बीच में। अब मुझे देख के बताओ, अगर अपन रीवैल्यू नहीं करते तो हर साल पर एनम का डेप्रिसिएशन वाज 1 CR, तो 2 साल का 2 करोड़ था, ठीक है। रियल में कितना चार्ज किया आपने, रियल में 3.4 चार्ज किया है, तो कितना आया 1.4 CR। तो आपके सरप्लस में कितना बैलेंस हुआ 0.7 CR। तो इससे आपका चेंज किया होएगा। जब अपन कह रहे थे ना कि पूरा OCI से एडजस्ट करेंगे, ना 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 मुन्ना ना, अब ये पूरा OCI से एडजस्ट नहीं होएगा। एकदम करेक्ट आपने आंसर किया। हम बोलेंगे इसमें से 0.7 कितना था, 7 CR, 0.70 CR। मैं एंट्री मार के दिखा दूं क्या, इंपेयरमेंट लॉस OCI से कितना एडजस्ट होएगा 0.70। इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट लॉस से कितना एडजस्ट होएगा 0.21। बाकी अपना PPE कम कर देना 0.9। क्लियर क्या, 0.70 कैसे आया, वर्किंग नोट नंबर 1। नाउ दिस क्वेश्चन लुक्स नाइस। अच्छा, जजिंग द क्वेश्चन, ठीक है। नहीं शालिनी नीड नॉट वॉच, सिर्फ एक क्वेश्चन है। आपने शालिनी एडिशनल क्वेश्चन भी देखा है क्या, आप शायद पुराना देख रहे होगे तो एडिशनल क्वेश्चन भी आपने देखा होगा।
ये लो नेक्स्ट स्लाइड। शालिनी, अगर आपने एडिशनल क्वेश्चन का भी लेक्चर देखा है तो मत देखना ये वापस, नहीं देखा है तो इसमें सिर्फ, हाँ वो रिटेन अर्निंग में जाता है बेटा, ये जाएगा उधर ही आर ई में, लेकिन पूछा थोड़ी ना अपने को, समझ रहे हो तुम, इसका एंट्री कुछ ऐसा होता है, सरप्लस कम होएगा और आर ई में चले जाएगा। अभी एक्स्ट्रा नॉलेज देना होगा तो खेला कूदिया अपन रात भर कर सकते हैं, तुम समझ रहे हो, लेकिन छोड़ो ना अभी, माधव काय खपा रहे हो, आगे बढ़ जाए क्या। देख लो इधर भी कैसा इतना मस्त दिया हुआ, इधर इधर एंट्री वेंट्री दिया ही नहीं है कुछ, 0.7 जाएगा वो, एडजस्ट करो बैलेंस से, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में 0.21। ठीक है, आप किधर से कमेंट पढ़ रहे हो, जो भी फ्री वाले स्टूडेंट होते हैं उनके कमेंट आपको दिखेगा नहीं, जो भी सब्सक्राइब वाले होते हैं उनके आपको दिखते हैं, ऐसा देख रहे हैं कैसा भेदभाव करता है ना, कि जैसे अभी शिवम ने लिखा है ओके तो शिवम फ्री वाला स्टूडेंट, फुकटिया स्टूडेंट, नम्रता ने अभी लिखा ओके तो नम्रता फ्री वाला स्टूडेंट, तो उनका नहीं दिखेगा, लेकिन ओमकार ने लिखा, अभी ओमकार मतलब क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। इंडेक्स 38, नाम क्या था इसका, नाम क्या था इसका, आए आए, हुआ ना, आए ये खबर छपवा दो अखबार में, आए, अरे आए मतलब इंटेंजिबल असेट। इलस्ट्रेशन छठा, देखते क्या बोलता है, एलडीआर क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन वैसा सिंपल है, लेकिन देखते क्या करना है इसके अंदर, आ जाओ। बीच में फ्लैश हो रहा है ऊपर, थोड़ा सहल हो ना, क्या दिक्कत है तुमको। इलस्ट्रेशन नंबर 6, एमएनसी इज इन प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ medicine manufacturing business which is at very initial stage. For this purpose, MNC as a part of its business expansion strategy acquired on 1st April 100% shares of Akash Limited. माँ कसम, इतनी इतनी पटेली, आकाश कंधे को एक्वायर करेगा, चमाला, a company that manufactures pharmacy products, है ना, फार्मेसी अपन दवाई बनाते हैं, दिल के दर्द की दवाई। आगे, द परचेज कंसिडरेशन फॉर द सेम वॉज बाय शेयर एक्सचेंज वैल्यूड एट 38 करोड़। हाँ फिर ठीक है, 38 करोड़ मिल रहा है तो मैं तो खुशी खुशी बेच दूँ, आज ही बेच दूँ मैं। तो फेयर वैल्यू ऑफ आकाश कंदो इज एसेट एंड लाइबिलिटीज वर 68 करोड़ एंड 50 करोड़ रिस्पेक्टिवली। मतलब आय नहीं कितना हो गया तुम्हारा, 18 CR, पीसी कितना दिया 38 CR, बट द सेम डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, ये सारे आय ने को आपने कंसिडरेशन में नहीं लिया है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे इसको लिखना शुरू कर देता हूँ, क्या मैं थोड़ा भुलक्कड़ आदमी ना, भूल जाऊंगा। ठीक है, हाँ कौन बोलता है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। सबसे पहले लिखो पीसी कितना दिया फॉर 100%, 30 एलडीआर माइनस आयन एक तो नॉर्मली कितना दिया हुआ है 18 CR, उसके अलावा और भी चीजें लेनी है ना, वो भी देखते क्या क्या लेना है। ठीक है, चलो और क्या क्या है। अ पेटेंट ओन्ड बाय आकाश लिमिटेड फॉर एन, ओन्ड बाय आकाश मतलब ये एक्वायरी के पास था, फॉर एन एस्टैब्लिश सक्सेसफुल न्यू ड्रग हैज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 6 years। अ कंसल्टेंट हैज एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ दिस पेटेंट टू बी 8 CR। हम आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम एमएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो कि होता है एक्वायरर। एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोलेगा कि आकाश के पास एक पेटेंट था, मैं वो भी खरीदूंगा। ठीक है, आगे, however the outcome of the clinical trials are awaited, if the trials are successful the value of drug would fetch 12 CR। वो अब दो वैल्यू है आपके पास, आप फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करते हो। ठीक है, मैं 8 कंसिडर करूं या मैं 12 कंसिडर करूं, सोच समझ के बताओ। मतलब मुझे आई एन ए में ऐड करना है ना इसको, आई एन ए में एक तो 18 CR आ गया, एक आपका पेटेंट आएगा कौन से वैल्यू पे, 8। तुम सबको आंसर आता है क्या, छः, फिर क्या मतलब, सुन लो,
8 लेंगे, 8 इज द करेक्ट आंसर। वाई? रीजन बीइंग 12 देखा वैल्यू कब है, वो बोलता है सबसे पहले ट्रायल का रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट सक्सेसफुल हुआ तो 12, अब तक तो नहीं आया ना उसका रिजल्ट, जब तक नहीं आया तब तक 8 ही रहेगा ना भाई। तो अपन आईएनए में 8 भी ऐड कर देंगे। करेक्ट, आगे एकदम करेक्ट आंसर किया ये। दूसरा, आकाश हैज डेवलप्ड एंड पेटेंटेड another drug which has been approved for clinical use. The cost of developing was 13 crore. Based on early assessment of its sales success, reputed valuer has estimated market value at rupees 19 crores. बराबर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हम कोई भी चीज़ अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में टेक ओवर करते हैं तो हम फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करते हैं, बराबर ऐसे ही होता है। तो आइडियली अपने को 19 लेना चाहिए, लेकिन इधर एक कॉन्ट्राडिक्शन है। वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ध्यान से समझने का ट्राई करना, ठीक है? समझाने का कोशिश करता हूं मैं आपको। आपको अगर इंडिया 38 याद होगा, तो इंडिया 38 बोलता है कि कोई भी इनटेंजिबल के लिए, कोई भी इनटेंजिबल के लिए आप फेयर वैल्यू कब यूज कर सकते हो, बराबर। कोई एक सेकंड ना, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो वी वर डिस्कसिंग कि कोई भी इनटेंजिबल के लिए आप फेयर वैल्यू कब यूज कर सकते हो, जब आपके पास फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट की है, बराबर। अब सपोज अगर मैं आपको, अभी इसके बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है कि एक्टिव मार्केट की है या नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं आपको बोल दूं कि ये फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट की नहीं है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक्टिव मार्केट की फेयर वैल्यू नहीं है, अब लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलता है कि तुमको फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करना है। समझ लो कॉन्ट्रडिक्शन, बराबर। क्या बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलता है फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करना, लेकिन सपोज ये फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट की नहीं हुई, तो फिर क्या? तो उस केस में क्या हम बिजनेस कॉम्बिनेशन को फॉलो करेंगे या फिर हम 13 पे टेक ओवर करेंगे? तो आप एक लाइन समझ के ले लेना, अब बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी फेयर वैल्यू तब लोगे फॉर 38 वाले एसेट्स जब वो फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट की है। मतलब अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए भी अगर एक्टिव मार्केट की फेयर वैल्यू नहीं है तो आप कॉस्ट पे टेक ओवर करोगे। अब सर हमको कैसे मालूम एक्टिव मार्केट है या नहीं है? तो ये अजम्पशन बेस्ड है। जब अजम्पशन होता है तो आप किसका अजम्पशन लोगे? आईसीआई का। देखते हैं आईसीआई ने क्या किया, देख लेते हैं। पेटेंट एज इंटरनली डेवलप्ड, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ revaluation under the standard fair value shall be determined by reference to active market. There is no active market for patent since the fair value is based on early assessment. बोलते ही आपने early assessment की है, ये तो भी ट्रायल वगैरह है, तो ये कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, और एक्टिव मार्केट नहीं है तो फिर आप कॉस्ट पे टेक ओवर करोगे। समझे दिक्कत? ठीक है, ओके सर, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट है, याद कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं लिख देता हूं कि आप एक और पेटेंट है जिसको आप 13 CR पे टेक ओवर करोगे। मैं बोलूंगा डोंट टेक फेयर वैल्यू as it is not active markets fair value. As per Ind AS 38 plus 103, दोनों का कॉम्बिनेशन। ये आपके रेफरेंस के लिए ओफू है, एग्जाम में इतनी घटिया इंग्लिश लिख के मत आना, थोड़ा अच्छा से लिखना। चलो, क्लियर है क्या? ओके बोलते हो? अरे थोड़ा अच्छे से लिखना, मतलब ओफू का मीनिंग बता दो बाकी बच्चों के लिए। 50% तेरा, 50% मेरा, बाकी सब बच्चे लोग, बस। चलो, ये हो गया। अब आपने क्या बोला सर, रट्टा मार लेते, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ना थोड़ा क्या बोलते हैं, इसको लिंक करूंगा किसी और क्वेश्चन से। मैं आगे आगे वाला नहीं पढ़ूंगा, मैं थर्ड पार्ट नहीं पढ़ूंगा, मैं ऊपर रुक जाऊंगा। इंडेस 103 में आप आओगे अगर आपके पास नोट्स है तो। 103 का क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 3.23, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है।
इधर रेफरेंस दे देना। सिमिलर टू, अभी अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे, क्वेश्चन 6 कर रहे थे ना, वी वर डूइंग क्वेश्चन 6 ना, क्वेश्चन 6 ऑफ इंडिया 38। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। As a part of its business expansion strategy, KK is in the process of setting up pharma intermediaries. For this purpose, KK has acquired on 1st April 100% of ABR that manufactures pharma intermediaries. बराबर पीसी दिया 35, नेट एसेट है 15 बट डज नॉट इंक्लूड। लग रहा है सिमिलर है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ पीसी 35 है, आई ने पहले तो 15 दिया है, टोटल ले तो बाद में ऐड कर लूंगा। ठीक, आगे। A patent owned by has an established successful intermediate drug. A remaining life of 8 years are considered as estimated the value of this patent to be 10 years. However, outcome are awaited. Outcome successful हुआ तो 15। कितना लेंगे अपन पेटेंट में? जैसे वहां 8 लिया था वैसे यहाँ 10 लेंगे। बराबर ना, सेम चीज तो डिस्कस की, वापस तो ना माता बूढ़ी करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो 20 नहीं, 15 नहीं लेंगे ना, इधर इधर 10 लेंगे। ठीक है, ABR has developed and patented a new drug for clinical use. The cost is 12 based on early assessment. Early assessment word देखो सेम सेम, the valuer has estimated the market value at 12। तो ऐसा सेम क्वेश्चन था ना अभी उधर, क्या बोला आईसीआई, क्या बोला आईसीआई ने? आईसीआई बोला कि एक्टिव मार्केट नहीं है तो हम फेयर वैल्यू नहीं लेंगे, कॉस्ट लेंगे। ठीक है, तो आइडियली हम बोलेंगे पेटेंट। आईसीआई ने बोला था ना, गॉड प्रॉमिस उसने बोला था ना, मतलब दो पेटेंट है, एक 10 एक 12। देखो नीचे इधर, पेटेंट 10 तो लिया बराबर, 20 ले लिया। एक तो हम इनके अजम्पशन इतने मुश्किल से याद करते हैं और ये ऐसा कर देते हैं। बताओ, अब सर ये सब छोड़ो, ये बताओ एग्जाम में क्या करना है ना? ये सबको मारो गोली, ये बताओ एग्जाम में क्या करना है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम का ये क्वेश्चन है, पास्ट एग्जाम नवंबर 19। तो जो एग्जाम में किया वो करना चाहिए ना? अरे यस और नो? ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं नवंबर 19 के पेपर में क्या किया था। 1 मिनट दे देना मेरे को बस। देख लिया, आईसीआई ने ये वाले केस में जो अपन ने यहां सीखा, ये वाला ये फॉलो किया हुआ है, तो मैं बोला अपन भी यही फॉलो करेंगे, मतलब एक्टिव मार्केट नहीं है करके, सिंपल। जो आईसीआई के सजेस्टेड में अपन वो फॉलो कर सकते हैं, इट इज अ रीजनेबल अजम्पशन टू टेक दैट ना यार, सबसे लेटेस्ट है, मतलब वो एग्जाम का सजेस्टेड है भाई, वो कहानी खत्म करो सीधा। ठीक है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन था, तो मैं वहां जाके लिखूंगा ये चीज कि बेसिकली करना क्या है अपने को, ये नहीं करेंगे। मैं ऐसा बोल दूं क्या, डू नॉट फॉलो दिस क्वेश्चन, सीधी भाषा में यही फॉलो करोगे आप? क्लियर है ये वाला पार्ट क्या? हेलो प्रीति, क्लियर है? आसान भाषा में, ठीक है चलो आ जाओ। तो कॉन्ट्राडिक्शन तो निकाल दिया अपन ने, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। बोलता बुक में किधर है, कोई बुक का रेफरेंस दे दो भाई। अब मैं बुक में ढूंढ के बताऊंगा तुम लोग को, बाद में ढूंढ लेना मेरे भाई। अच्छा, इलस्ट्रेशन 51 103 का, 103 का, और 38 इंडेस 38 का। ठीक है, चलो अजीब अजीब है पे यार, थोड़ा ढूंढ लेना बाद में यार, क्या तुम लोग। ये हो तीसरा,
आकाश लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैव रिसीव्ड अ फेवरेबल इंस्पेक्शन। आकाश मतलब एक्वायरी, एक्वायरी को फेवरेबल इंस्पेक्शन मिला था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैज बीन ग्रांटेड एन एक्सक्लूसिव 5 year लाइसेंस ऑन 1 April 18 टू दी मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर न्यू वैक्सीन। 5 साल का फ्री लाइसेंस मिला इन लोगों को। ऑल्दो द लाइसेंस आर नो डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब आपको लाइसेंस मिला फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट में आपको मिला नॉन मॉनिटरी एसेट, याद है क्या? नॉन मॉनिटरी ग्रांट मिला आपको गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर। तो नॉन मॉनिटरी ग्रांट जब मिलता है तो दो तरीके होते हैं, या तो दोनों को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, ग्रांट और असेट, या फिर दोनों को आप नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, बराबर, ठीक है। टू द कंपनी इट्स डायरेक्टर बिलीव दैट ऑब्टेनिंग द लाइसेंस इज वैल्यूएबल विच एश्योर्स गारंटीड सेल्स एंड द कॉस्ट इज 7 CR ऑफ रिमेनिंग लाइफ, मतलब इसका बाजार में वैल्यू कितना है? 7 CR जितना। तो सिंपल है, आप जब INA में लाइसेंस को रिकॉर्ड करोगे 7 CR, तो ये आपको लाइसेंस फ्री में मिला था, बराबर। तो लाइसेंस के साथ उसका लाइबिलिटी, याद है क्या, वो डिफर DGG, ये भी रिकॉर्ड करोगे आप, 7 CR, है ना, सिंपल, ठीक है। तो क्योंकि याद है ना, या तो दोनों को 0 0 पे रिकॉर्ड कर लो, या दोनों को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, बात तो एक ही है भाई। एज पर Ind AS 20 नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट नॉमिनल वैल्यू और फेयर वैल्यू, सिंपल। हो भी सकता है सुमित, होएगा मोस्टली, ठीक है। कितना होएगा अब बता दो। तुम्हारा INA कितना हो गया? INA हो गया 18 + 8 26, 26 + 13 39, 39 ही हो गया मेरे हिसाब से। तो बोलो GBPR है 1 CR का, विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है क्या? ठीक है। अब द क्वेश्चन इज, अपने को कुछ स्पेसिफिकली पूछा नहीं था, क्या बोला था? सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैं आपको बताया भी था, जब ऐसा वर्ड हो सजेस्ट ये वो, तो थोड़ा सा क्या लिखने का, लिटिल ज्ञान, थोड़ा सा। मैं ये नहीं बोलता राम कथा लिख करा, थोड़ा तो लिख सकते हैं ना भाई, थोड़ा तो लिख सकते हैं ना अपन, बस उतना काफी है जितना लिखोगे, ठीक है। चलो, हाँ इंग्लिश में लिख कर आना ऑफकोर्स। कंफ्यूज सर, पेपर में लिखा है नो एक्टिव मार्केट, फिर भी मार्केट वैल्यू लिया, किधर लिया मार्केट वैल्यू? पेपर में लिखा है नो एक्टिव मार्केट, फिर भी यही लेना है 13, नवंबर 19 के सजेस्टेड की बात कर रहा हूँ मैं, 13 ही लिया है। अरे अभी तुमको स्क्रीन शॉट करके दिखाओ क्या भाई, फोटो खींच के भेजू क्या? पर्सनल ग्रजेस बाद में सॉल्व करो, बराबर लिया उसने। अब भांग पी के पढ़ रहे हो क्या? सेम क्वेश्चन है नंबर के साथ, आ जाओ। अच्छा एक और चीज, एक और चीज, जब आप ये थर्ड केस इंडेस 103 वाले क्वेश्चन में देखोगे ना, 103 वाले क्वेश्चन में, इंडेस 103 वाले क्वेश्चन में देखोगे, तो उसमें ना पता है क्या किया है, ये लाइसेंस का तो फेयर वैल्यू रिकॉर्ड किया है, लेकिन इसको जीरो रिकॉर्ड किया है। तुम समझ रहे हो क्या? तो वो बेसिकली वो क्वेश्चन ही इग्नोर कर दो आप, वो इग्नोर ही कर दो आप, उसको मत करो, आप यही क्वेश्चन फॉलो करो, कहानी खत्म, सिंपल। मेरे को ऐसा लगता है ये वाला फॉलो कर लो, ठीक है। डन। क्या आज माइक ऑन नहीं? ए तुम लोग सबको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली? वो तुम लोग को ठान के आते हो क्या, आज हम 100 150 लोग हैं, उसमें से एक दो तीन, ये तीन आकाश खंदुए की मारेंगे, बाकी सब ध्यान देंगे, लेकिन वो जितने भी है बाकी हम दो तीन लेके लेंगे इस आदमी की आज। तुम लोग सोच के आते हो क्या रे? कोई बोलता है माइक नहीं पहना है, कोई बोलता है कपड़ा नहीं पहना है, कोई बोलता है टोपी नहीं पहना है, कोई बोलता है उधर कुछ और लिखा है। चलो छोड़ो, आ जाओ, चोली देखनी है किसी को, अबे एड़े
चलो, इंड एस 40, ठीक है। चलो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। मैं थोड़ी क्वेरीज अभी रेलिवेंट वाली लूंगा, बाकी मैं इग्नोर कर दूंगा, तो समझ जाना। अगर आपकी क्वेरी इग्नोर करेगा तो आप समझ जाओ, आपके एकदम वाहियात तरीके से आपको इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 एक बार फटाफट से रीड कर लेते, क्या बोलता है। एक्स लिमिटेड ओन्ड अ लैंड प्रॉपर्टी हुज फ्यूचर यूज वर नॉट डिटरमाइंड एट 31st March 11। हाउ शुड द प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड इन द बुक्स एज अ 31st March 11, ठीक है। आगे 31st March 11 को जब आपने कोई भी यूज नहीं होता है तो आप इसको आईपी बोलते हो, ठीक है। आगे ड्यूरिंग जून 11, ये एलडीआर नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ड्यूरिंग जून 11 एक्स लिमिटेड कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज, प्रिज्यूमिंग दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज स्टिल इन प्रोग्रेस एज एट 31st March 12। खुद के यूज के लिए चालू किया कंस्ट्रक्ट करना और अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है। हाउ द लैंड शुड बी क्लासिफाइड बाय एक्स लिमिटेड, बताओ। मैं बोलूँ अब आप खुद के यूज के लिए शुरू कर चुके हो काम, तो अभी ये आपका आईपी से पीपी बन जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर पीपी के लिए तो रेडी नहीं है ना अभी ये, तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, इट विल बी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बेसिकली वो एक वो होता है ना डब्ल्यू स्टेज में पीपी, तो पीपी इन डब्ल्यू स्टेज उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आप वो भी यूज कर सकते हो टर्म। तो यहाँ इसका आंसर देख लो फटाफट से। सिंस एक्स हैज कमेंस्ड द कंस्ट्रक्शन द प्रॉपर्टी शुड बी रिक्लासिफाइड फ्रॉम आईपी टू ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो आगे, विल देयर बी अ चेंज इन द कैरिंग अमाउंट। वो पूछता है क्या हम जब पीपी आईपी से पीपी में जाएंगे तो कैरिंग अमाउंट में चेंज करेंगे क्या? आपको आता है ये चीज, आपने इंडेक्स 40 में पढ़ रखी है? नहीं, मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में चेंज होएगा, लेकिन फिर भी जब 40, 16 और 2 इनके बीच में आपस में चेंज हो रहा है तो कैरिंग अमाउंट चेंज नहीं होएगा, ठीक है। आगे, वेदर द चेंज इन क्लासिफिकेशन फ्रॉम आईपी इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी, द आंसर इज नो। अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। वो बोलते हैं क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या? चेंज नहीं है, ये फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी है। इंडेक्स 8 में अपन ऐसा कुछ देखा था, आपको याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स 8 में जब आप 16 से 40 में आ रहे हो और सपोज आप कोई मॉडल वगैरह चेंज करते हो, तो उस केस में ये चेंज नहीं है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना 16 में, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। वुड आर आंसर टू ए बी डिफरेंट इफ देयर वर टू बी अ मैनेजमेंट इंटेंशन टू कमेंस कंस्ट्रक्शन, हाउएवर नो कंस्ट्रक्शन वाज एक्टिवली प्लान्ड। बोलते थे सोच रहा था कंस्ट्रक्ट करूंगा, काम वाम चालू नहीं किया कुछ भी, बताओ। तो उस केस में विल योर आंसर टू ए बी डिफरेंट, विल योर आंसर टू ए बी डिफरेंट? आंसर इज यस, माय आंसर टू ए वुड बी डिफरेंट, यस, क्योंकि वो आईपी ही रहता फिर। बराबर गया, थैंक यू एटी भाई, थैंक यू। चलो, वाह कितना अच्छा मैसेज लिखा है, देखो किसी ने कितना अच्छा लिखा है। तुम परेशान करते रहते हो, अभी तुमको दिखेगा नहीं, मैं पढ़ देता उसका मैसेज। जस्ट कंप्लीटेड इंडेक्स 110 लेक्चर, केम हियर टू से दैट यू आर ट्रूली अ जेम, डायमंड ऑफ एफआर। बड़े बड़े टीचर से क्लास लेने के बाद बेड़ा गर्क हो गया। इट वॉज एथिकल टू मेंशन हिज नेम बट यू आर अमेजिंग। अच्छा, इट वॉज अनएथिकल टू मेंशन हिज नेम, ओके, यू आर अमेजिंग, थैंक यू, धन्यवाद। बेसिकली आपने जो 2-3 लोगों ने मेरे को परेशान किया उसके आपने पाप धो दिए। चलो ठीक है, आओ। ये अपने क्या किया, ये अपन ने 1, 16, 38, 40 का क्वेश्चन किया। अब इसमें से जितना भी अपन ने किया उसमें से काम का कितना था? काम का मेरे लिए इंडेक्स 1 का एक क्वेश्चन था, बराबर। और उसके अलावा 16 का ये वाला आप एलडीआर मार्क करोगे क्या? मेरे को लगता है 5th वाला आपको एलडीआर मार्क कर देना चाहिए। है सिंपल, लेकिन मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नो, आई फील दैट इट कैन कम। एक 2 एलडीआर आपको मिल गए, ठीक है। ये हाँ, ये तीसरा एलडीआर था आपके लिए, तो 6 में से 3 एलडीआर हो गए, 7 में से 3 एलडीआर हो गए, ठीक है। क्लियर है क्या? परफेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बढ़े क्या आगे बढ़ जाते हैं। इंड एस 36। मैं ना आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आप कॉमन पुल पूरा देखो ना देखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। 36, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। मेरे को 1-2 अटेम्प्ट से लग रहा है आएगा, नहीं आया, लेकिन अब आ सकता है। यस, ग्रॉसिंग अप वाला कंसेप्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ अच्छे से करके जाना, मैं कराऊंगा आपको, चिंता मत करो। इसके ऊपर मॉड्यूल में 3 या 4 क्वेश्चन है, करेंगे अपन। करें क्या? ठीक है, एक 2 मिनट का ब्रीदर ले लो, पानी वानी पी लेता हूँ, फिर चालू करते हैं।
डरावनी आवाज है क्या? क्यों भाई? 1 मिनट दे देना बस। चलो शुरू करते डिस्कस करना। यस। ये फॉन्ट अच्छा है क्या वैसे? अच्छा फॉन्ट है? नहीं। अच्छा नहीं। रीजन भी? अच्छा है, ओके है। भड़कीला है, अरे वो तो डार्क है इसलिए। बाकी इन जनरल तुमसे पूछ रहा हूँ। डीजी वाइल स्टडिंग, मुझे तो अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, मिक्स्ड रिव्यूज। तुमसे ये एक्सपेक्टेड था। मैं बोलता मस्त है। एक कभी जिंदगी में आंसर नहीं कर सकते तुम। मुझे भी अच्छा लगा, सुंदर है। ठीक, जाने दो। चलो मेरी गलती हो गई भाई, मैंने पूछा तुमसे। सुनना अभी, मैं जो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अपन जब भी एनसीआई की बात करते हैं तो आपको पता है एनसीआई निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है फेयर वैल्यू मेथड, और दूसरा होता है कौन सा मेथड, मैं दूसरा भूल गया। पीएसएनए मेथड, बहुत बढ़िया। ठीक है। जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे होता है तो जो गुडविल निकलता है वो गुडविल कैसा होता है, फुल की पार्शियल? एकदम करेक्ट, वो गुडविल होता है फुल गुडविल। ठीक है, इसमें थोड़ा शेयर पेरेंट का होता है और थोड़ा शेयर एनसीआई का होता है, मतलब दोनों का गुडविल होता है उसके अंदर। परफेक्ट। अगर एनसीआई पीएसएनए पे है तो जो गुडविल निकलता है वो गुडविल कैसा निकलता है? पार्शियल। पार्शियल मतलब ये किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का। क्या बात है, तुम लोग क्या धड़ाधड़ आंसर करते हो रे। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, ये सबसे पहले अपन ने चीज समझ ली। अब मैं आपको जो कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं ये अपन पढ़ भले इंडिया 36 में रहे हैं, लेकिन इसमें ज्ञान एनसीआई वाला काम आता है। और क्योंकि 36 के समय अपने को एनसीआई नहीं आता था, इसलिए आपने इसको कॉमन पूल में डाल रखा था, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, अपन वो एग्जाम्पल समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आपको याद है अपन सीजीयू वाला कंसेप्ट पढ़ते थे 36 के अंदर? यस, ठीक है। तो एक काम करूंगा, मैं पहले इसको एक लाइन डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, वी स्टडी अबाउट सीजीयू। तो लेट्स से सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप भी एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। तो सपोज सीजीयू था मेरे पास। सीजीयू में क्या क्या सुनना, मेरे पास एक तो अदर एसेट्स है, बराबर। उसके अलावा गुडविल है, लेकिन गुडविल पार्शियल है। गुडविल क्या है, पार्शियल है। ठीक है, मतलब गुडविल सिर्फ और सिर्फ किसका है, पेरेंट का है। ओके, मैं आपको कैरिंग अमाउंट दे रहा हूं। तो लेट्स से कैरिंग अमाउंट 200 करोड़ है और इसका कैरिंग अमाउंट 80 है। अच्छा, पार्शियल मतलब सिर्फ और सिर्फ किसका है? पार्शियल मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का है। और मैं बोलता हूं ऐसा समझ लो, पेरेंट का स्टेक 80% था, तो गुडविल 80% नहीं 80 करोड़ हो जाएगा। मैं ऐसा बोलता हूँ रैंडमली, ये गिवन है आपको, आप बाद में बोलोगे कहाँ से आया, गिवन है भाई। ठीक है, तो 200 करोड़ अदर असेट, गुडविल पार्शियल था सिर्फ पी का 80 करोड़ पे। कलर रंग बदल देते भाई। सब लोग को यहाँ तक क्लियर है क्या? टोटल कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 280 करोड़। ठीक है, फिर अपन निकालते थे रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट टोटल आई एम गिविंग यू, कितना अज्यूम कर ले भाई? टू फोर, थोड़ा लो अमाउंट बताओ भाई। 170 ले लेते, 180 170, ठीक है। चलो 170 लिया।
ठीक है, अब सुना स्टैंडर्ड क्या बोलता है। स्टैंडर्ड बोलता है ये जो रिकवरेबल अमाउंट है ना, ये बेसिकली किसका रिकवरेबल अमाउंट होगा। ये रिकवरेबल अमाउंट भी दो चीजों का ही होगा, एक अदर असेट्स प्लस गुडविल, ये इनका रिकवरेबल अमाउंट होगा ना, टोटल मिला के अपने पास इंडिविजुअल तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इंड एस 36 जो बेयर एक्ट है, स्टैंडर्ड है, वो एक इनहेरेंट अजम्पशन लेकर चलता है। वो बोलता है जब आप रिकवरेबल अमाउंट निकालते हो तो आपने अदर एसेट प्लस गुडविल का निकाला होगा। रिकवरेबल अमाउंट में जब गुडविल कंसिडर किया होगा ना, तो यहां फुल गुडविल कंसिडर किया होगा। मतलब ये इनहेरेंट अजम्पशन है, ये आपका अजम्पशन है। इसका मतलब एक प्रॉब्लम हो गया ऐसा हुआ तो आपका जो कैरिंग अमाउंट है वो पार्शियल गुडविल के हिसाब से, आपका जो रिकवरेबल है वो फुल के हिसाब से। क्या ये दो अमाउंट कंपेरेबल है क्या? नहीं, these two amount are not comparable for the sole reason carrying amount is as per partial goodwill, recoverable amount as per full goodwill। और ये इनहेरेंट assumption है कि रिकवरेबल फुल के हिसाब से निकलेगा, रिकवरेबल फुल के हिसाब से ही निकलेगा। अब ऐसे केस में क्या किया जाए, ये दोनों कंपेरेबल नहीं हुए, तो कंपेरेबल बनाने के लिए वी हैव टू डू ग्रॉसिंग अप। इसको बोलते हैं द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस अप कंसेप्ट। यहां हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस अप। What you will do, you will gross up the carrying amount as per full goodwill। बराबर, कैसे करेंगे ग्रॉस अप? 80% गुड 80% पेरेंट के शेयर का गुडविल कितना था? 80 CR। तो जो 20% एनसीआई का है उसका और कितना गुडविल ऐड करेंगे? जो 20% एनसीआई का शेयर है उसका और कितना गुडविल ऐड करेंगे? उसका अपन 20 CR और ऐड कर देंगे। मैं बोलूं अब आपका 100 CR आ गया गुडविल। अब ये एज पर फुल गुडविल है क्योंकि इसमें पेरेंट का भी आ गया, एनसीआई का भी आ गया। इसको बोलते हैं ग्रॉसअप करना। रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि एनसीआई पीएसएनए पे है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है ये। लेकिन आपने ग्रॉसअप क्यों किया? ओनली फॉर कंपेरेबल पर्पस। ओनली फॉर व्हाट पर्पस? ओनली फॉर कंपेरेबल पर्पस। तो बेसिकली जहां मैंने कैरिंग अमाउंट लिखा है वहां मैं एक और चीज लिखूंगा, एड नोशनल गुडविल ऑफ एनसीआई। कितना? 20 CR। बराबर क्या? कैसे आया 20 CR? 80% का 80 CR था तो 20% का कितना? 20 CR आया। जब आप नोशनल गुडविल भी ऐड करोगे तो यहां भी 20 ऐड हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा आपका? कैरिंग अमाउंट रिवाइज्ड विल बी 300 CR। देखो ये 20 का गुडविल आपके बुक्स में नहीं है, दिस इज नोशनल। नाम में बोल रहा है कि मैं नोशनल हूं, मैं नहीं एग्जिस्ट करता हूं, बट मैंने फिर भी क्यों कंसिडर किया है? फॉर कंपेरेबल पर्पस। अब ये भी मेरा कैरिंग अमाउंट है फुल गुडविल वाला, अब ये भी मेरा रिकवरेबल है फुल गुडविल वाला। तुमको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? क्या परफेक्ट, ठीक है। चलो अब मैं आपसे आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, मैं पीछे निकालू क्या इंपेयरमेंट? यहां थोड़ा खिचड़ी हो गया है तो पीछे मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, तो अब मेरा इंपेयरमेंट लॉस कितना आता है? तो आप बोलोगे कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, इट इज 130। ओके, 130 CR इज इंपेयरमेंट लॉस। अब इसको अपने को क्या करना है? एलोकेट करना है। एलोकेशन, सबसे पहले जितना गुडविल है उतना एलोकेट करेंगे। तो अब आप गुडविल ग्रॉस ग्रॉस में देखना, फुल फुल में देखना। फुल गुडविल कितना है? 100 है बस। तो इस 130 में से मैं 100 एलोकेट करूंगा गुडविल के अंदर, और अदर असेट में बैलेंस 30 CR। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर आपने गुडविल में 100 एलोकेट किया कैसे? क्योंकि रियल में तो आपके पास गुडविल 100 का है ही नहीं। एकदम आपने करेक्ट बोला, एकदम करेक्ट बोला। अब मैं कहूंगा इसमें से जितना भी एनसीआई का स्टेक था, कितना था? 20%, दैट इज 20 CR। इतना इंपेयरमेंट लॉस बुक होगा ही नहीं क्योंकि ये क्या है? नोशनल है। जो सिर्फ पेरेंट का शेयर है गुडविल का, 80% या 80 करोड़ जो भी बोल दो, ये इंपेयरमेंट लॉस आप बुक करोगे और ये वाला इंपेयरमेंट लॉस आप बुक करोगे। मतलब अगर मेरे को एलोकेशन निकालना हुआ,
एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का टेबल तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं बोलूंगा मेरे पास था अदर असेट, मेरे पास था गुडविल, कैरिंग अमाउंट कितना था रियल वाला, यहां था मेरा 200, यहां था मेरा 80, बराबर। जितना गुडविल एग्जिस्ट नहीं करता था उतना इंपेयरमेंट लॉस अपन रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। एनसीआई का गुडविल नहीं था तो एनसीआई का इंपेयरमेंट लॉस भी एलोकेट नहीं होगा, बराबर। तो आप इंपेयरमेंट लॉस इसमें कितना एलोकेट करोगे 30, इसमें कितना एलोकेट करोगे 80, तो इससे आपका कैरिंग अमाउंट हो जाएगा आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस। अब इसे समझने का ट्राई करना, यहां रहेगा 170, यहां रहेगा 0। इसका मतलब आउट ऑफ 130 का इंपेयरमेंट लॉस, मैं बोलूँ 20 का इंपेयरमेंट लॉस मैंने सिर्फ दिखावे के लिए निकाला है। और वो क्यों निकाला है? कंपेरेबल पर्पस के लिए। ये दो अमाउंट कंपेरेबल नहीं थे इसलिए। 20 कहाँ से आया? गुडविल का 20-80 किया मैंने, बराबर। और बाकी जो 80, जितना मतलब मेरा 80% पेरेंट का लॉस है, तो पेरेंट का गुडविल रिकॉर्डेड भी था, तो उतना अपन इंपेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है क्या वाला पार्ट? यस, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू विल ऑल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स एंड रिवाइज दिस एग्जाम्पल प्लीज। फिर मैं कुछ चीज़ों से आपको रूबरू करवाऊंगा, ठीक है। यू विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स एंड रिवाइज दिस। कॉपी करना बाकी कॉपी कर लो। कंप्लीट नहीं हुआ है कंसेप्ट, कुछ बताऊंगा आपको मैं। बस मोनिका रुक जाना उधर ही, रुक जाना उधर ही। सबने किया एक बार रीड? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई बुद्धिमान व्यक्ति जैसे मोनिका ने कोशिश किया है ना, वो पता है मुझे क्या बोलेगा? कि सर आप पागल हो। क्यों? मुझे ये बताओ, 130 का इंपेयरमेंट लॉस आया, फिर भी आपने बुक कितना किया इंपेयरमेंट लॉस? 20 का तो बुक नहीं किया आपने। बुक कितना किया? 80 और 30, 110 का इंपेयरमेंट लॉस बुक किया, ठीक है। आप बोलोगे सर आप चाहते तो ये ग्रॉस अप वॉसअप किए बिना भी सेम चीज निकाल सकते थे। आप ये ग्रॉस अप वगैरह करते भी बिना करे भी सेम चीज निकाल सकते थे। कैसे? करके दिखाता हूं। सपोज 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 शॉर्ट में दिखा रहा हूं। कैरिंग अमाउंट कितना था पहले बिफोर ग्रॉसिंग अप टू 80? रिकवरेबल कितना था 170? इंपेयरमेंट लॉस कितना आता 110? आप बोलते गुडविल कितना 80, जितना गुडविल था उतना, और बाकी अदर एसेट 30। तो आप बोलते सर सेम ही तो चीज आ रही है, ये ग्रॉसिंग अप काहे कर रहे हो? हर केस में आंसर सेम नहीं आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा जहां आपको समझ जाएगा कि ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जांपल मतलब जो क्वेश्चन है के मॉडल में वो। ठीक है। एक तो रीजन ये है कि सर ये प्रैक्टिकली सही नहीं है, कंपेरेबल नहीं है, तो आप ऐसा कैसे निकाल रहे हो? वो तो ठीक है, वो तो छोड़ दो, बट कुछ कुछ केस में आपका आंसर ये ऐसा नहीं आएगा डायरेक्टली। ठीक है, चलो तो ये आपको नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं क्या? यस, क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको है ना, इधर आपने जो थियोरी लिखा है, मैं आपको एक चीज बता दूं। ये ग्रॉसअप नोट नोट लिखा था आपको मैं, नोट। ये ग्रॉसअप वाला कंसेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन गुडविल इज पार्शियल, या आप बोल दो एनसीआई पीएसएनए वाला है,
वाई? इफ गुडविल फुल वाला है या एनसीआई फेयर वैल्यू वाला है, तो मैं बोलूं ऑलरेडी फिर तो गुडविल ग्रॉस्ड अप है। तो ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है, तुम समझ रहे हो क्या? तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना भाई जब गुडविल फुल था, तो पार्शल था तभी तो तकलीफ थी अपने को जिंदगी में। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है चलो, ऑफ कोर्स धीरे धीरे समझेगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समय लेने का, अच्छे से लेने का। मेरे को लगता है पूरे कॉमन पूल में ये टेस्टेबल टॉपिक है। चलो कुछ क्वेश्चन किए जाए सर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 8, घड़ी करायचे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, एलडीआर। सुनना क्या बोलता है। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी बी, ठीक है, फॉर 32,000, ठीक है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन बी लिमिटेड आइडेंटिफाइबल नेट एसेट इज 3,000, ठीक है ओके। तो मैं बोलता हूँ 80% एक्वायर किया है इतना पीसी देकर, ओके। उसके बाद आई ने कितना है 3,000। ए इलेक्ट्स टू मेजर एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट, पीएसएन मतलब गुडविल पार्शियल, मतलब इंपेयरमेंट में ग्रॉसअप एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, पीसी इतना था, एनसीआई निकाला इन्होंने इतना, ये आपको मिला टोटल, माइनस आई ने किया तो गुडविल आई 800 रुपीज, ठीक है। मैं बोलूँ ये सिर्फ और सिर्फ पार्शल वाला है, पार्शल मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का है 80%, ऊपर बोला मैंने 80%, ठीक है। At the end of the next financial year, B's carrying amount is reduced to 2,700 excluding goodwill। बोलता है बी का कैरिंग अमाउंट कितना हो गया अदर एसेट का 2,700 ईयर के एंड पे। रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है केस 1 2000, केस 2 2,800। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस एलोकेबल टू पेरेंट एंड एनसीआई इन बोथ द केसेस, ठीक है। करेंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन साथ में करेंगे, एक क्वेश्चन फिर मैं आपको करने दे दूंगा। करे क्या? चलो करते, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले वो क्या बोलता है, सबसे पहले वो बोलता है जो इंफॉर्मेशन वो लिख लेते हैं, सीजीयू है, सीजीयू में अदर एसेट्स है और गुडविल है, टोटल है, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कितना है मेरे सीजीयू का, तो यहाँ 2,700, गुडविल भूलना मत पार्शल है, यहाँ 800, 80% के लिए टोटल कितना हो गया 3,500। मैंने बताया था इनहेरेंट अजम्पशन है कि रिकवरेबल इज एज पर फुल गुडविल, तो मैं बोलूं मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, परफेक्ट आंसर, नोशनल अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल ऑफ एनसीआई। एनसीआई का स्टेक कितना है 20%, तो 80% का 800 है, तो 20% का कितना 200, तो ये हो जाएगा आपका 1000, ये तो आपका रहेगा 2,700 पे ही, टोटल कितना हो जाएगा 3,700 बराबर। ये आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई इंक्लूडिंग नोशनल गुडविल। रिकवरेबल अमाउंट कितना है, पहले केस में इट इज 2,000, 2,000। इंपेयरमेंट लॉस कितना आएगा 1,700। थोड़ा इसके बारे में एलोकेशन लिखा जाए कि कैसे एलोकेट होगा, तो पहले तो ये गुडविल में जाएगा, फिर ये अदर एसेट में जाएगा। गुडविल में कितना जाएगा, तो जितना टोटल था इंक्लूडिंग नोशनल उतना, क्योंकि ये इंपेयरमेंट लॉस भी नोशनल इंक्लूड करके है, तो आप पहले गुडविल में 1000 पूरा लिखोगे बराबर, और 700 यहाँ लिखोगे। फिर आप इसमें से ऐसा बोलोगे कि
पेरेंट वाला जो 80% है दैट इज 800, ये आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक करोगे। जो एनसीआई का है 20% बराबर 200, इतना आप नोशनल है तो कुछ नहीं करना, और 700 आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक करोगे। सबको समझता है मैंने क्या बोला? ये लिखा ना आपने? मतलब आउट ऑफ 1700 मैं बोलूँ मैं 1500 जितना ही बुक कर रहा हूँ, जितना नोशनल था उतना तो मैं बुक नहीं कर रहा हूँ। तो मैं पीछे एक हमेशा वर्किंग के तौर पे सोचता हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में देना चाहिए, एंड दैट इज एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, टेबल ऑफ एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। देख लो कैसे देना है। एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, अदर असेट, गुडविल, जो कैरिंग अमाउंट है रियल वाला, रियल कैरिंग अमाउंट बिना नोशनल का वो लिखो 2700 800 लेस इम्पेयरमेंट लॉस जो एलोकेट हुआ है उतना ही, जो आपको बेसिकली बुक करना है उतना बराबर। तो यहां कितना बुक करना है आपको? इट वॉज 700 और 800। अच्छा टोटल आप निकाल सकते हो। कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस 2000 नील, और यहाँ आएगा 2। आप वापस से मेरे से आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि सर ग्रॉसिंग अप किए बिना भी मुझे सेम आंसर आ सकता था, आ सकता था, केस बी में नहीं आएगा। ठीक है चलो, सबको समझा कैसे करना है? तो बेसिकली आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन उसमें ग्रॉस अप कर दो, इंपेयरमेंट लॉस निकाल लो और समरी बना दो। फिर स्टेप नंबर 2 में आप क्या कर दो? स्टेप नंबर 2 में आप एलोकेशन कर दो इंपेयरमेंट लॉस का। ठीक है, तो यहां सब आप रियल चीजें लिखोगे, जो रियल में कैरिंग अमाउंट है, जो रियल में एलोकेट किया है वो सब बराबर, एलोकेशन जो किया है या बुक जो करना है वो। यहां तक क्लियर है सबको? परफेक्ट, ठीक है। केस बी करते हैं। ओके ये मेरा केस ए हो गया। केस बी में क्या फर्क है? केस बी में फर्क है कि रिकवरेबल अमाउंट 2800 है बराबर। कैसे करेंगे अभी? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सीजीयू। सीजीयू में 2 चीज है, अदर एसेट्स, गुडविल बराबर। तो नॉर्मल कैरिंग अमाउंट कितना था? 700 800 टोटल 3500। ग्रॉस अप करना पड़ेगा, ऐड नोशनल गुडविल ऑफ एनसीआई 200, पता ना कैसे आया था। तो ये तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 3700। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट 2800, इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा आपका? 900 बराबर। अब एलोकेट करेंगे। अब ये अकेला ही मेरे ख्याल से गुडविल जितना काफी है, गुडविल में जाएगा पूरा 900। अब इसमें से पेरेंट का कितना, एनसीआई का कितना? तो आप ये मत बोलना कि 200 एनसीआई का बाकी पेरेंट का, ना ना ना, 80% पेरेंट का, 20% एनसीआई का। मतलब 720 पेरेंट का, 180 एनसीआई का। मैं बोलूं जितना एनसीआई का ये तो नोशनल है, तो इसको आपको बुक नहीं करना है, और ये इंपेयरमेंट लॉस आप बुक करोगे। समझ रहे हो क्या? एलोकेशन टेबल देंगे वापस। एलोकेशन ऑफ गुडविल नहीं, माता खराब है क्या आकाश कंदई? एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट, अदर एसेट का, गुडविल का, रियल वाला लिखेंगे, रियल वाला। ये वर्ड एग्जाम में यूज मत करना, रियल ना, ध्यान रखना। कितना? 2700 और 800 इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेटेड। यहां कुछ भी नहीं, यहां 720। आपका कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस कितना आता है?
2780 2780 कैरिंग अमाउंट आता है। अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ग्रॉसिंग अप के बिना निकाल के देखो, नहीं आएगा। करके दिखाओ, ग्रॉसिंग अप के बिना करके देखो, नहीं आएगा ये आंसर। अगर आप ग्रॉसिंग अप के बिना करोगे, देख लो देख लो देख लो देख लो, कर बताता हूँ। ग्रॉसिंग अप के बिना कैरिंग अमाउंट कितना था? 3500। रिकवरेबल कितना था? 2800। तो आप बोलोगे कितने का लॉस है? 700। आप पूरा पूरा गुड में डालते थे, आइडियली 700 हुआ ही नहीं है, 720 एलोकेट हुआ है। ग्रॉसिंग अप का ये लॉजिक है, जब सिर्फ गुडविल में जाएगा ना, सिर्फ गुडविल में, मतलब गुडविल ज्यादा है और आपका इंपेयरमेंट लॉस कम एलोकेट हो रहा है गुडविल में, तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। सबको समझ गया क्या? तो आप ये इस कंसेप्ट से नहीं कर सकते। परफेक्ट, मजा आ गया। ठीक है, ये चीज मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज मत होना इसको लेकर। आपको दो तीन चीजें समझ गई कि एप्लीकेबल कब है? जब एनसीआर पीएसएनए पे गुडविल पार्शल है, बराबर। चुपचाप ग्रॉस अप कर, लॉस निकाल, गुडविल अदर एसेट में बांट दे, गुडविल का स्टेक में बांट, जितना एनसीआर को एलोकेट है वो नोशनल है, कुछ मत कर, बाकी एलोकेट करते, और लास्ट में टेबल बना दो कि ये मेरा एलोकेशन कैरिंग अमाउंट इतना, इंपेयरमेंट लॉस इतना, बस चुपचाप कर दो। ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, सीधा करूँ, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, फंसोगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। सिंपल, समझता है ये वाला पार्ट? फुल गुडविल में प्रॉब्लम ही नहीं है, फुल में तो करना ही नहीं है सर, मैंने क्या बताया, फुल में करना ही नहीं है, तो फुल की बात ही मत करो, छोड़ दो। चलो, अब देखते हैं आपको कितना समझा है। एक क्वेश्चन दे दूं आपको? चलो ठीक है, हो जाए हो जाए, मेरे को देखने दो कौन सा क्वेश्चन आपके करने लायक है। रुको, 8 होमवर्क था, 9 एलडीआर था, कर लिया, 10 करते हैं थोड़े समय के अंदर, 11 कर देते हैं। ये वाला यही है क्या? मेरे ख्याल से देखने दो जरा मेरे को। हाँ 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 हाँ, ये है। ये एलडीआर नहीं है, ये अभी आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे अभी, ठीक है? तुमको जो लगता है वो करो, मेरे को नहीं पता, तुम खुद से करोगे, ठीक है? इतना। और कैसे करोगे? इनका सोल्यूशन देखोगे क्या? देख मत लेना भूल से भी, जैसे मैंने बताया वैसे करना है आपको, ठीक है? चाहिए तो एक बार पढ़ लूँ क्या? 80% है, इतने में एक्वायर किया पीसी है, बराबर। आई ने दिया हुआ है कितना? 1500। तो चूजेस टू मेजर एनसीआई प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट, ओहो एनसीआई पीएसएनए पे आ गया, समझ जाना, इंपेयरमेंट आया तो प्रॉब्लम हो गया। आगे, द सेट ऑफ सब्सिडी टुगेदर आर स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल को, मतलब सीजीयू है, बिकॉज, अच्छा अगर ये ऐसा है तो पहले गुडविल निकाल लेना। गुडविल दिया हुआ है क्या? आपको गुडविल निकालना पड़ेगा पहले। गुडविल कैसे निकालोगे? पीसी याद है, कंपेयर 100% 100%। तो गुडविल कैसे निकालोगे? पहले नॉर्मल गुडविल निकालो ना, पार्शियल वाला, पीछे करो, बेसिक बेसिक चीज कर लेता हूँ, फिर आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, पीसी कितना है? 80% के लिए 2100, एड एनसीआई 20%। वो बोला है पीएसएनए पे निकालना है, पीएसएनए मतलब 2100 का 20% नहीं, पीएसएनए का 20%, दैट इज 1500 का 20%, दैट इज 300। येडी की तरह 2100 का मत ले लेना, मजा आएगा जिंदगी का वरना। माइनस आए ने 100%, तो गुडविल कितना आएगा? 900 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आपका पार्शियल गुडविल है, पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब क्योंकि ये पार्शियल है, क्योंकि एनसीआई पीएसएनए पे है, वो नीचे आपको सब दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, आप खुद से करोगे, जो समझ पड़ता है करो, मेरे को आंसर चाहिए, कोशिश करना। टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज स्टार्ट। क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये लो क्वेश्चन। ये लो क्वेश्चन। हो जाए तो बता देना।
ओके सुमित, ओके शिवम। सुमित, आदित्य, शिवम, मुझे आपका आंसर सही लग रहा है। ठीक है अनुष्का, लास्ट 2 मिनट्स। सब लोग का मेरे को ट्राई चाहिए, सब लोग का ट्राई चाहिए मेरे को। इम्पेयरमेंट लॉस कितना आता है और बुक कितना करना है वो बताना मुझे। एक तो आपको नोशनल आएगा, उसमें से बुक कितना करो वो भी बताना है आपको। अब मैं डिस्कस करना शुरू करता हूँ। ठीक है, आ जाते देखते क्या बोलता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी था इसके अंदर। एक ऐसा पॉइंट था जो अगर आपने मिस आउट कर दिया तो ये क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, बट फिर भी मैंने सोचा कि देता आपको करने को। एंड आई एम ग्लैड कि काफ़ी लोग का करेक्ट आया, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीखने मिलेगा। क्या बोलता है सुनना। द असेट्स ऑफ सब्सिडी टुगेदर आर स्मॉलेस्ट, मतलब सीजीयू है बेसिकली, बिकॉज अदर सीजीयू ऑफ यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द सिनर्जीज। ये काम का बात है। द गुडविल ऑफ 500 हैज बीन एलोकेटेड टू अदर सीजीयूज। मतलब आपन जिस सीजीयू का बात कर रहे हैं उस सीजीयू में 500 तो चले जाएगा आपका अदर सीजीयूज के अंदर, वो हटा देने का। तो करंट सीजीयू में कितना जाएगा? एग्जिस्टिंग सीजीयू में आपका सिर्फ 400 जाएगा। ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी, जिसने यहाँ मिस्टेक किया ना उसका काम खत्म, काम खलास। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगर मैं वो वैसा बनाऊं कि मेरे सीजीयू में सबसे पहले है अदर असेट्स। अच्छा, कैरिंग अमाउंट कितना है? अगर आपने लिखा 1500, काम खत्म। क्वेश्चन में बोला है नीचे कि इट इज 1350। देख लो, आपको क्वेश्चन एग्जाम में यही होता है, अपने को आता सब है, सिली मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो अदर एसेट 1350। गुडविल पार्शल है, पार्शल में भी 80% है, लेकिन कितना लिखूंगा? पूरा मत लिखना 900, यहाँ से 400 लिखोगे क्योंकि एग्जिस्टिंग सीजू में उतना ही है। ठीक है, टोटल कितना आएगा? 1750। फिर आप क्या करोगे?
फिर आप बोलोगे ऐड सबसे पहले नोशनल गुडविल ग्रॉस अप, कितना आएगा? तो मैं बोलूँगा 400 इज फॉर 80%, तो 20% का कितना? सिंपल है, 100 आएगा। अब क्वेश्चन सिंपल है, अब कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ हो जाएगा 1350, इधर हो जाएगा 500, और इधर कितना हो जाएगा 1850। दिस इज कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग नोशनल गुडविल। रिकवरेबल दिया हुआ है 1000, इम्पेयरमेंट लॉस आएगा 850। मैं पीछे दूंगा उसका एलोकेशन, पहले एक रफ वर्क दूंगा ओफू करके। जो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है 850 का, उसमें गुडविल में कितना जाएगा? जितना है पूरा 500, और बाकी 350 अदर एसेट्स में। अब इसमें से पेरेंट एनसीआई खेला कूदी करूंगा। पेरेंट में 80% रहेगा, एनसीआई का स्टेक 20% वहाँ जाएगा। तो 400 गया पेरेंट में, 100 रुपया आया एनसीआई में। ठीक है, ये तो नोशनल था तो ये नोशनल ही रह जाएगा, इसका कुछ मत करना। मैं बोलूँ ये आप करोगे बुक, और ये आप करोगे बुक, मतलब आउट ऑफ 850 या 750 बुक करोगे। बस एलोकेशन टेबल दे दो। हाँ बना दो बना दो, बनाना चाहिए सुमित। ओफो, एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कितना लिखो? एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस सबसे पहले रहेगा अदर असेट्स, फिर गुडविल। ठीक है, कितना करेंगे अदर एसेट के अंदर? तो पहले कैरिंग अमाउंट लिखूंगा 1350, और 400 जो रियल रियल है वो लिखना है इधर, रियल वाला, लेस इम्पेयरमेंट लॉस जो आपको एलोकेट करना है 350, 400, 1000 डैश, टोटल लिख देना 1750, 750, 1000। सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, समझ रहे हो कैसे करना है? देखो आप अभी इनका सोल्यूशन देखो, इनका को सोल्यूशन दिखाता हूं। पहले ज्ञानबाजी दिया हुआ है कि 900 का आया, फिर 400 गया तो 500 आएगा, बराबर। फिर कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, फिर अनरिकग्नाइज्ड एनसीआई ग्रॉस अप किया, फिर इम्पेयरमेंट 850 आया, फिर 850 का बाइफर्केशन दिया, फर्स्ट रिड्यूसिंग अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, मतलब जो अपन ने चार्ट में क्या थियरी में दिया हुआ है कि 500 ऑफ इम्पेयरमेंट विद गुडविल। अब गुडविल जितना एनसीआई का है उतना अपने को एलोकेट वगैरह नहीं करना है, तो यहाँ फिर एलोकेशन टेबल दिया कि कैरिंग अमाउंट जो रियल था वो, फिर इम्पेयरमेंट जो एलोकेट हुआ वो, ऐसा। समझ रहा है तुमको? परफेक्ट, ठीक है। चलो, अपन ने यहाँ तक इतना पार्ट किया है। मेरे ख्याल से नाउ वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, एक 15-10 मिनट का तो ब्रेक ले लेते हैं अपन, 10-12 मिनट का। ठीक है, एंड देन वी विल रिज्यूम। ब्रेक मैंडेटरी है, ज़रूरी है ब्रेक। ठीक है, चलो तो ब्रेक ले लो, उसके बाद अपन रिज्यूम करते हैं। ठीक है, 36 का मेन हो गया सुमित को जाने का, जा सिर्फ 12th वाला खुद से कर लेना चाहिए। तो बाकी है 2 क्वेश्चन वैसे तो। कब तक है लेक्चर? मतलब आप ब्रेक के बाद एक 40-45 मिनट्स और ले लूँ, फिर छोड़ दूंगा। हाफ एन आवर और ले लूंगा ब्रेक के बाद, चलो उतना तो लेने दो भाई, बाकी कल कर लेंगे। ठीक है, चलो तो ब्रेक ले लो। और अच्छा एक और चीज़ मेरे को ब्रेक के बाद आप याद दिलाना, रिज्यूम करने बोल दोगे क्या? चलो ब्रेक इज ओवर, लेट्स रिज्यूम। ठीक है, कर लेते हैं, आ जाओ। तो अपन ने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? अपन ने 11th भी कर लिया, अब 12th वाला कर लेते हैं। आ जाओ, 12th वाला आप एलडीआर मार्क करोगे। मतलब बेसिकली अपन ने इंडेस 36 में जब आए तो 8th वाला अपना होमवर्क है वो छोड़ दो। 9th कर लिया, 9th एलडीआर मार्क किया। ठीक है, 10th कराऊंगा मैं। 11th कर चुके, एलडीआर नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन जो आपने खुद सॉल्व किया। 12th अपन एलडीआर मार्क कर रहे हैं। ठीक है, चलो। ऑन 153rd लेक्चर, ऑसम टीचिंग है, थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू सो मच। चलो एक सेकेंड रुक जाना। हाँ,
चलो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एलडीआर क्वेश्चन रीड करते क्या बोलते हैं। ऑन 31st March 11 विजन लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ मिशन लिमिटेड। ये 80% ही क्यों एक्वायर कर रहे हैं बात बात पे, तीनों क्वेश्चन में 80% एक्वायर किया फॉर 190 lakhs। ये 190 lakhs क्या है, दिस इज द पीसी, ठीक है। आगे द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट ऑफ मिशन वर इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन वर 200 million। ओके, इट इज ग्रुप्स पॉलिसी टू वैल्यू एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर। ओ हो एनसीआई पीएसएनए पे है, मतलब अगर इंपेयरमेंट का क्वेश्चन आया तो ग्रॉस अप करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑन 31st March 14 विजन कैरिड आउट इट्स एनुअल रिव्यू ऑफ गुडविल ऑन कंसोलिडेशन ऑफ मिशन लिमिटेड एंड फाउंड एविडेंस ऑफ इंपेयरमेंट, ठीक है। नो इंपेयरमेंट हैड बीन एविडेंट व्हेन द रिव्यूज वर कैरिड आउट एट 31st March 12 and 13। 12-13 में कुछ भी नहीं हुआ था, जो भी हुआ है 14 में हुआ है, ठीक है। द रिव्यू इन्वॉल्व एलोकेटिंग द असेट्स ऑफ मिशन इनटू 3 CGUs। बोलता है जितना भी एक्वायर किया वो 3 CGU में जाएगा, 1 2 3, ओके। उसके अलावा द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल CGU बिफोर एनी इंपेयरमेंट आर गिवन बिलो। अब CGU में क्या क्या है वो देखो, इंटेंजिबल है, पीपी और करंट एसेट भी है। करंट एसेट आपके CGU का पार्ट तो है, लेकिन क्या कोई भी इंपेयरमेंट लॉस इसमें एलोकेट होएगा? नो इंपेयरमेंट लॉस एलोकेशन टू करंट एसेट, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। आगे बोलता है इट वाज ओनली पॉसिबल टू मीनिंगफुली एलोकेट द गुडविल, सॉरी इट वाज नॉट पॉसिबल to meaningfully allocate the goodwill on consolidation to individual CGUs, but all other net assets of Mission Limited are allocated in the table shown above. What is the meaning of this? आपको मैं थोड़ा रिकॉल कराने का ट्राई करता हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको याद आए, बट बता देता हूँ मैं। देखो गुडविल के दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, या तो गुडविल एलोकेबल होता है CGU के अंदर। जब गुडविल एलोकेबल होता है तो अपन इंपेयरमेंट टेस्ट करते हैं एक सिंगल स्टेज में, स्टेज 1 में एलोकेट करने के बाद, बराबर। लेकिन जब गुडविल इंडिविजुअल CGU में एलोकेबल नहीं होता है तो उस केस में हम जो भी टेस्टिंग करते हैं, इंपेयरमेंट टेस्टिंग, वो 2 स्टेजेस में करते हैं। एक स्टेज 1 में अपन क्या करते हैं, स्टेज 1 में अपन टेस्ट करते हैं इंडिविजुअल CGU विदाउट गुडविल, जहां कोई भी गुडविल नहीं आता है। और स्टेज 2 में अपन क्या करते हैं, सारे CGUs को कंबाइन करते हैं और उसमें क्या करते हैं, गुडविल का तड़का लगा देते हैं, गुडविल एलोकेट कर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, बराबर। थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का धुंधला धुंधला याद आया तो भी चल जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में रिवाइज करोगे तो आ जाएगा आपको याद, ऐसा कुछ होता है, बराबर, ठीक है। चलो आगे, द इंटेंजिबल्स ऑफ मिशन हैव नो ascertainable मार्केट वैल्यू बट ऑल करंट असेट्स मार्केट वैल्यू एट लीस्ट इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। वैल्यू इन यूज एज अ सिंगल CGU इज 350। सिंगल CGU का भी दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है। डिस्कस एंड कंप्यूट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट एज पर इंड AS 36। तो अपन अपने तरीके से करेंगे इसको एकदम आसान भाषा में, बराबर। सबसे पहले स्टेज 1 इंडिविजुअल टेस्टिंग ऑफ CGUs विदाउट गुडविल, तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 12 है, तो पहले मैं करूंगा इंडिविजुअल टेस्टिंग ऑफ CGUs विदाउट गुडविल, ठीक है। कैसे करेंगे, तो 3 CGU है, एक एक करके सबको टेस्ट कर लेते। CGU A, उसमें क्या क्या है, इंटेंजिबल असेट है, PPE है, करंट असेट है। गुडविल अभी मत लेना, गुडविल इंडिविजुअल एलोकेबल है ही नहीं, टोटल है। कैरिंग अमाउंट 30 80 60, 30 80 60 170। रिकवरेबल अमाउंट 180। बताओ इंपेयरमेंट लॉस कितने का? ऑफ कोर्स इट इज वेरी क्लियर, 10 का ना। ये की तरह 10 बोल मत देना। इंपेयरमेंट लॉस तब आता है व्हेन कैरिंग अमाउंट इज हायर, रिकवरेबल इज लोअर। कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है भाई, आपका कैरिंग अमाउंट लिमिट में, कंट्रोल में है,
हाँ कर मत देना येड़े की तरह, हाँ नो इम्पेयरमेंट लॉस करेक्ट। सीजीयू बी का बात कर लेते हैं। हाँ सेम चीज़ है, सेम तीन चीज़ है उसके अंदर। इंटेंजिबल असेट, पीपी, करंट असेट। 10 50 30, 10 50 30 टोटल हो गया 90। रिकवरेबल दिया हुआ है, रिकवरेबल इज 66। अब आया ना मजा। इम्पेयरमेंट लॉस कितना 24। अभी तक गुडविल वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, गुडविल में बुल से येडी की तरह कर मत देना एलोकेट, गुडविल आया भी नहीं अब तक बराबर। तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, ये दोनों में बांटोगे कैसे, 24 × 10/60 और 24 × 50/60, तो 4 and 20 जो भी है बराबर। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा आपका, ये रहेगा 6, ये रहेगा 30, ये रहेगा 30, टोटल 66 रिवाइज कैरिंग अमाउंट, बराबर कि नहीं। यस ये मेरा सीजीयू बी हो गया। अब अपन बढ़िया तरीके से क्या कर लेंगे, सीजीयू सी। सीजीयू सी में अपन क्या क्या करेंगे, क्या क्या है अपने पास वो देखना पड़ेगा। इंटेंजिबल पीपी करंट, इंटेंजिबल कुछ है ही नहीं वैसे। इंटेंजिबल पीपी करंट, कैरिंग अमाउंट में कुछ भी नहीं है, 60 40, 60 40 टोटल 100। रिकवरेबल अमाउंट 104। कोई तकलीफ, कोई भी तकलीफ नहीं है, नो इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है ये हो गया इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आई अपने को। अब मैं करूंगा कंबाइंड इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। टेस्ट 2 में अपन क्या करेंगे, कंबाइंड इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ ऑल सीजीयूज इंक्लूडिंग गुडविल। ठीक है तो मैं बोलूंगा सबसे पहले कैरिंग अमाउंट किसका, CGU1, CGU2, CGU3। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी उधर, अब मैं कैरिंग अमाउंट कौन सा लिखूं, रिवाइज्ड वाला लिखूं, जैसे ए और सी में तो प्रॉब्लम नहीं है, बी के लिए रिवाइज लिखूं या पुराना वाला लिखूं, तो आप रिवाइज लेते हो स्टेज 1 वाला कैरिंग अमाउंट। तो यहां जब मैं कैरिंग अमाउंट लूंगा तो मैं लूंगा रिवाइज्ड इफ एप्लीकेबल। तो पहले वाले केस में तो कोई इंपेयरमेंट लॉस था नहीं, तो 170, यहाँ 66 और यहाँ 100, तो मैं बोलूंगा 170 66 100। अब आएगा गुडविल बराबर। गुडविल हम कितना लेंगे, गुडविल हम लेंगे पार्शल वाला। कितना है गुडविल, निकाला है क्या अपन ने गुडविल, नहीं गुडविल निकालना पड़ेगा ना अपने को, निकालना पड़ेगा गुडविल। चलो तो वहां जाके लिख देते हैं, ये अपने को आएगा वर्किंग नोट नंबर 1 से, नीचे बना लेता हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 1। कोई मुझे हेल्प करेगा, गुडविल कितना आ रहा है, पीसी 80% के लिए कितना पे किया, 190। एड एनसीआई 20% पीएसएनए के हिसाब से, तो उस टाइम पे असेट थे 200, तो 200 का 20%, सॉरी 40 आएगा ना, सॉरी लेस INA 100%, दैट इज 200। तो गुडविल आएगा 30 का, है ना, ठीक है। ओके गुडविल 30, ये 80% पार्शल है, पार्शल क्योंकि एनसीआई पीएसएनए पे है ना, 80% है। अब क्या करना पड़ेगा, गुडविल आ गया, पार्शल वाला आ गया, तो करना पड़ेगा ग्रॉस अप, तो नोशनल
गुडविल ऑफ एनसीआई कितना, 80% का 30, तो 20% का कितना, एक बार चेक कर लो अपना गुडविल सही आ रहा है क्या। हाँ सही लग रहा है मुझे, ठीक है 7.5, तो कितना आया 7.5, टोटल निकाल लेते हैं। 170, 66, 100, 37.5, टोटल कितना रहेगा, कोई मुझे हेल्प करेगा। अच्छा बताया मुझे टोटल किसी ने, तो आदित्य ने बताया 373.5, ट्विंकल ने भी बताया, परफेक्ट है ठीक है। फिर आए ये मेरा हो गया कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट टोटल का दिया हुआ था अपने को क्वेश्चन में 350 मिलियन, 23.5 इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, बांट देना दो लोग के अंदर। अब गुडविल इनफ है ना इसके लिए, मेरे ख्याल से पूरा गुडविल में एलोकेट है, गुडविल काफी है अपने पास, तो जाएगा गुडविल में। अब पेरेंट और एनसीआई में एलोकेट करेंगे 80%, 20%, बताओ कितना आ रहा है पेरेंट में 18.8, मैं बोलूँ इतना इंपेयरमेंट लॉस अपन बुक करेंगे। और कितना आ रहा है एनसीआई में 4.7, ये नोशनल है, अरे यस और नो। अब क्वेश्चन हो, अब एलोकेशन टेबल बना दो, एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, इधर जब कैरिंग अमाउंट लिखेंगे तो रियल वाले लिखेंगे, सी जी यू ए बी सी गुड्डू 170, 66 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 100, और यहाँ 30 लेस इंपेयरमेंट लॉस, इधर ब्ला ब्ला ब्ला, इधर आएगा सीधा 18.8, तो गुडविल कितना बचेगा 11.2, बस 100, 66, 170, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट टोटल चाहिए तो दे देना कितना, 347.2, सॉरी 347.2 आ रहा है क्या, यस डन। मतलब ये वाले में ग्रॉसअप पे गलत तरीके से, पहले इंडिविजुअल टेस्टिंग करो फिर ग्रॉसअप करो, बढ़िया 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। स्टेप वाइज जाओगे कभी नहीं फंसोगे, स्टेप वाइज नहीं जाओगे बार बार फंसोगे, स्टेप वाइज जाना बस, ठीक है। लो प्रीवियस स्लाइड। और हाँ कॉमन पुल की खास बात ये होती है कि कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहा है, अच्छी बात है, इट इज़ अ गुड थिंग। थोड़ा धुंधला धुंधला सा लगता है लेकिन अच्छा लगता है कि चल हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, याद आ रहा है, वो अच्छी है, बात अच्छी है। आरटीपीवी के अंदर भी ये फायदा होता है, इसमें भी फायदा होता है ये। चलो आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते अपना सही आया कि नहीं आया, इनका मतलब इतना प्रिसाइसली उन्होंने आंसर नहीं किया, बट आता वैसे सही है। देख लो द इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 23.5 अपने को भी आता है, एलोकेटेड टू गुडविल 100% नोशनल है, तो द लॉस एक्चुअली रिकग्नाइज्ड इज 18.8, बराबर क्या, और क्लोजिंग गुडविल का फिगर कितना बचेगा 11.2, ऐसा दिया हुआ है। अपन बेटर तरीके से दे सकते हैं ना यार, आपने कितना बढ़िया तरीके से बताया सब कुछ, कि लॉस इतना, ये इतना, सब कुछ एकदम बढ़िया है ना। ऋषभ ये वाले स्लाइड क्या, अच्छा इसके भी प्रीवियस, ये लो 5 सेकंड तक गिनने बोला ऋषभ ने, 5 सेकंड तक गिन लो भाई लोग, 1, 2, 5, हो गया क्वेश्चन 12, ठीक है। अब एक इसका आखिरी क्वेश्चन बाकी है, 8 होमवर्क था, 9 कर लिया एलडीआर बोल के, 10 बाकी है, 10 कर लेते हैं। अब ये 10 भी एलडीआर है, और ये एलडीआर मैं को क्लास में करवा चुका हूँ, क्लास में डन है ऑलरेडी ये, तो सर यहाँ क्यों आया, इसका अगर आपको क्वेश्चन कभी देखोगे ना फ्यूचर में जाकर, तो इसका सिर्फ ये वाला पार्ट कॉमन पूल है। सर ये वाला पार्ट क्या है, ये है गुडविल कंप्यूट करने वाला पार्ट, जो इसके नीचे का पोर्शन है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज। सेकेंड चीज, जब आप यहां चेक करोगे ना, मैं आपको कराऊंगा ये पार्ट, चिंता मत करो, बट बता रहा हूं, जब आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो क्या ग्रॉसअप भी सब कुछ अप्लाई करना है क्या,
कोई नोशनल अप्लाई करने का, नोशनल वगैरह नहीं कुछ। ग्रॉसअप वाला कंसेप्ट है ही नहीं है। ये मैं क्यों कॉमन पूल में, सिर्फ पहले वाले पार्ट के लिए। और पहले वाला पार्ट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। तो मैं इतना पार्ट करूंगा, बाकी आप वहां से रेफर करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो आ जाते हैं अपन ये क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। एक काम करो ना खुद ट्राई। आता ना 103, दिखाओ कितना आता है। दिखाओ कितना आता है 103, दिखाओ अपना जलवा। यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा। तेरा ही जलवा, दिखा दो। क्या करेगा रे शेरा को बुला के तू सौरभ? तेरे को तन्हा तन्हा फील हो रहा है क्या, शेरा को बुलाएगा? सौरभ बर्थडे तेरा आज। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे सौरभ। अरे उसको बर्थडे बिड्डे ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व तो कर लो। अगला बर्थडे तो सीए बन के मनाना भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि मे अटेम्प्ट भी है सर, फिर तो यही अटेम्प्ट में निकल जाना। अच्छा, इतना इतना अच्छा फील हो रहा है। सौरभ और मेरे बीच में काफी कोजी मोमेंट हो चुका है। बाकी लोग आंसर निकालो, मेरे को शिवम ने आंसर कर दिया ऑलरेडी। क्या बात है शिवम, बहुत बढ़िया। वेरी गुड आदित्य। ओके सिफत, वेरी गुड, वेरी गुड साची। मेरे ख्याल से काफी लोगों को करेक्ट आंसर है। मैं एक बार निकल के दिखाऊं कैसे आता है। सबसे पहले हम बोलेंगे पीसी 80% के लिए कितना पे किया है। तो पीसी में बहुत सारी चीजें दी है, किसने किसको एक्वायर किया वो देख लेना। सन इज एन एंटिटी विद वेरियस सब्सिडरीज, इट एक्वायर्ड प्लूटो लिमिटेड। तो सन हो गया एक्वायरर और प्लूटो हो गया एक्वायरी। सन एक्वायर्ड 8 लाख शेयर्स बाय इशूइंग 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। बराबर क्या, तो कितना आएगा ये? 8 लाख शेयर्स एक्वायर किया, 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर। और सन जब शेयर देगा तो खुद के शेयर देगा ना। तो दो का शेयर प्राइस दिया हुआ है, सन का दिया हुआ है, प्लूटो का दिया हुआ है। अपन कौन सा लेंगे? अपन सन का लेंगे। दैट इज इक्वल टू ₹4 पर शेयर। कितना आता है आंसर? 12,80,000। ये कॉस्ट ऑफ इशू वगैरह इग्नोर कर देना। फिर लीगल कॉस्ट ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, पीसी का पार्ट नहीं बनता ये। आगे आईएनए का दिया हुआ है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ऑफ आईएनए वर मेजर्ड एट 1.3 मिलियन, ठीक है। सन इनिशियली मेजर्ड एनसीआई एट फेयर वैल्यू। देखो एनसीआई फेयर वैल्यू पे लफड़ा ही नहीं है। दे यूज मार्केट वैल्यू ऑफ प्लूटो टू मेजर फॉर दिस पर्पस। अब कैसे मालूम पड़ेगा एनसीआई के शेयर्स कितने थे? देख लो, पीसी मिल गया, मैं बोलूंगा एड एनसीआई 20%। सबसे पहली बात, एनसीआई के पास कितने शेयर्स होंगे? तो हमने 8 लाख शेयर्स एक्वायर किए फॉर 80%। तो एनसीआई के पास 20% के लिए कितने शेयर्स होंगे? 2 लाख शेयर्स। और हर एक शेयर का वैल्यू कितना होगा? ये शेयर्स एनसीआई के पास जिसके भी शेयर्स है, ये एक्वायरी के शेयर्स है एनसीआई के पास। तो एक्वायरी के हर शेयर का प्राइस था 1.4
तो आप बोलोगे इंटू 1.4 पर शेयर, तो कितना आएगा? 2,80,000 करेक्ट। माइनस INA, आई ने कितना बोला हुआ है? 1.3 मिलियन, तो 13 lakhs बेसिकली। वी ऑलवेज वांट टू कंपेयर, याद है बिजनेस कॉम्बिनेशन, ऑलवेज वांट टू कंपेयर 100% विद 100%। ऐसे बेसिक बेसिक चीजें तुमको याद आती है क्या? याद आती है तो बहुत बढ़िया। चलो, तो मैं बोलूंगा गुडविल, गुडविल कितना आता है? 2,60,000 बराबर। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। मैं बोलूंगा जो पोस्ट दिस ऑलरेडी सॉल्व्ड इन क्लास, तो मैं फालतू टाइम पास नहीं करूंगा। ठीक है, तुमको रिवाइज करना, जाके रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं। परफेक्ट। चलो ठीक है, क्या इधर इस केस में मैं ग्रॉसिंग अप अप्लाई करूंगा क्या? विल आई अप्लाई ग्रॉस अप? ठीक है, ध्यान रखो। चलो लिख देना किधर, हाँ, कर मत देना येड़े की तरह, सही बात है। इसी के साथ अपना 36 खत्म हो जाता है। आपके कॉमन पूल का मतलब, मैं 2-3 पार्ट इंपॉर्टेंट है कॉमन पूल में, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात 36 का था बराबर। मतलब आज अपन बोलेंगे ना सबसे क्रिटिकल क्या था, तो 36 वॉज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है क्या? ऋषभ कुछ मिस आउट हो गया तो मैं ले लूंगा, चिंता मत करो, उसको बाद में ले लूंगा उसको। बट वो या तो नहीं लिया तो या तो क्रिटिकल भी नहीं है, तो छोड़ सकता है, टेंशन नहीं। चलो, अब अपन आते हैं इंडिया सेट के ऊपर। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एलडीआर नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, देखते क्या बोलता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 12, ब्लू ओशन चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डिप्रिशिएटिंग पीपी सो एज टू अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग फुल्ली। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन क्या है देखते हैं। इन द ईयर्स बिफोर ब्लू ओशन ग्रुप असेट्स रिकॉर्डेड वर नॉट सफिशिएंटली डिटेल्ड, ये ब्ला 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 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कॉस्ट 25,000, डेप्रिशिएट किया 14,000, नेट बुक वैल्यू 11,000, डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड बेसिस 1,500। अब वैल्यूएशन किया, मतलब आपकी ये नेट बुक वैल्यू है। ठीक है, वैल्यूएशन किया 17,000, वैल्यू निकल कर आई, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 3,000 है, एवरेज यूजफुल लाइफ इज 7 years, रिमेनिंग लाइफ मतलब आज से देखे तो कितना साल बाकी है, 7 साल बाकी है। ठीक है, अब करना क्या दिखाता हूँ आपको मैं। आगे वो क्या बोलता है, however the survey did not provide a sufficient basis for reliably estimating the cost of these components that had not been previously accounted separately। ज्ञान की बात है। The BOD considered how to account for each of the two aspects of the change। They determined it was not practicable to account for the change to a fuller component approach retrospectively or to account a blah blah blah। Also, the change from a cost to revaluation required to be accounted prospectively, therefore management concluded that prospectively accounting करेंगे। ठीक है, मेन है ये। रेट कितना है आपका? 30% है। कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी रिलेटेड टू द चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी इक्विपमेंट अंडर रीइवैल्यूएशन मेथड एंड इम्पैक्ट ऑन टैक्सेस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। शो द इम्पैक्ट ऑफ ईच आइटम अफेक्टेड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द एनालिसिस ऑफ स्टेटेड इशू। ठीक है, बहुत सारी ज्ञान की बातें की भाई, आपको आसान भाषा में समझा तो हुआ क्या है। ये कैरिंग अमाउंट था। ठीक है, ये फेयर वैल्यू है, गेन हो गया। कितने का गेन हुआ? कितने का गेन हुआ? 6,000 का गेन हुआ, एकदम करेक्ट। गेन हुआ 6,000 का। ठीक है, मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा? 17,000। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें मैं पीछे लिखता हूँ, आप भी लिख लो मेरे साथ, आपको समझ आएगा करना क्या है इसके अंदर। पहले जो समझा वो लिख लेने का, तकलीफ नहीं होगा फिर। क्वेश्चन 30, कैरिंग अमाउंट 11,000। अब फेयर वैल्यू का बात किया, देखो रिकवरेबल बोलता तो इंपेयरमेंट लॉस की बात करते हैं, फेयर वैल्यू की बात किया तो गेन की बात करने का, रीवैल्यूएशन गेन। ओसीआई में जाएगा 6,000। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 17,000। लाइफ इसकी कितनी बची है? 7 years। और रेसिडुअल वैल्यू कितना बोला हुआ है? 3,000।
ठीक है, तो डेप्रीसिएशन कितना आएगा फ्यूचर में पर एनम, तो क्या बोलोगे 17,000 माइनस 3,000 डिवाइड बाय 7 years, तो इट विल बी 2,000 पर एनम। सही बोला कि नहीं बोला मैंने? ठीक है, अब वो चाहता क्या आपसे, वो बोलता है सबसे पहले इंपैक्ट दिखाओ, पहले क्या था अभी क्या है, तो मैं बोलूँ ये तो अभी है करंट, प्रीवियसली क्या हो रहा था, प्रीवियसली आपका डेप्रिसिएशन पर एनम कितना था, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,500, मतलब आप एक्स्ट्रा कितना चार्ज कर रहे हो, एक्स्ट्रा आप चार्ज करो 500, ठीक है, ये एक आपने दे दिया। उसके अलावा यहाँ टैक्स रेट दिया हुआ है, तो टैक्स रेट का मैं क्या करूँ, है ना, आपको निकालना पड़ेगा डीटीए डीटीएल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैरिंग अमाउंट तो ले लिया इतना, फेयर वैल्यूएशन वगैरह ले लिया इतना, ठीक है, तो आपको गेन आ गया, अभी गेन आपको सिर्फ अकाउंट्स में आया, रियल में टैक्स में से कोई गेन नहीं हुआ है, ठीक है, तो अगर आप डीटीए डीटीएल निकालोगे तो देख लो ऐसे, सपोज कैरिंग अमाउंट आपका 11,000, फेयर आपका ये हो जाएगा, कैरिंग अमाउंट आपकी हो जाएगी टैक्स बेस बराबर, सॉरी टैक्स ऐसा नहीं लिखते अपन, सीधा सीधा वैसा लिखते, रुको मैं लिखा था वैसा लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। एज पर इंड AS 12 दो चीज चाहिए, कैरिंग अमाउंट जो कि इस केस में आपकी फेयर वैल्यू होगी, और टैक्स बेस, फेयर वैल्यू कितना है 17,000, टैक्स बेस कितना है 11,000, डिफरेंस कितने का आएगा 6,000 बराबर, ऐसा ऐसा ऊंचा नीचे करने का, ठीक है, तो मैं बोलेगा भाई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग, याद है लड़का होता है सी, वो जाएगा लड़की के पास, तो ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट ज्यादा टैक्स बेस कम, ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट नीचे लाने का है, असेट का कैरिंग अमाउंट नीचे लाने का है, तो क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा एट द रेट 30%, तो कितना रहेगा वो 1,800 का, कहाँ जाएगा डीटीएल, तो एक तो डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू डीटीएल, अब क्योंकि इसका रीजन इज रीवैल्यूएशन गेन, तो ये डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहाँ जाएगा, ओसीआई में जाएगा, तो आपका ओसीआई में नेट क्या दिख रहा है, ओसीआई में एक तो आपका गेन दिख रहा है 6,000 का, सेकेंड आपका डीटीएल दिखेगा 1,800 का, तो नेट आपका 4,000 का गेन दिखेगा ओसीआई के अंदर, ऐसा ये आपको दिखाना है। अब ये क्वेश्चन मैंने उस समय क्यों नहीं करवाया, ये क्वेश्चन इंडेक्स 8 में दिया हुआ है, 8 के समय अपने को 12 नहीं आता था, तो नहीं करवा पाया, सिंपल, ये लिखो इतना प्लीज, फिर मैं इसका आईसीआई का सोल्यूशन दिखाता आपको क्या क्या और किया, कुछ मिस आउट होगा तो वहां डिस्कस कर लेंगे, लिख लो प्लीज ये, डन हो गया, बहुत ही बढ़िया, चलो अच्छा रुको रुको, ये लो, रुको एक बार, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा 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 जा, दीदार को तार से अखियां, ना दिन गुजरे ना कटे रातियां, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, देख लो क्या बोलता है, पहले तो बहुत ज्ञान की बातें की गई है, बोलता है इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट 6,000, इंक्रीज इन डीटीएल प्रोविजन 1,800, सरप्लस 4,200, कैसे आया ये, नेट, नेट करके रिकॉर्ड किया इसका और इसका नेट, जैसे मैंने आपको दिखाया, इंक्रीज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 500, अच्छा डेप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स इंपैक्ट भी लिया हुआ है 30%, 150, इसका 500 का 30%, ये एक एक्स्ट्रा चीज है, तो मैं यहां दिखा दूं, टैक्स इफेक्ट ऑन डेप्रिसिएशन, इतना इतना इंपॉर्टेंट मेरे को लगता नहीं, बट आ जाए तो आप कर लोगे ऐसा मेरे को लगता है, इसलिए एलडीआर नहीं है, एक बार अभी यहां देख लिया ना आपने तो एग्जाम में क्लिक हो जाएगा, ये वैसे क्वेश्चन है, मतलब ऐसा बोलोगे चल ठीक है कुछ ना कुछ तो आता है कर लूंगा मैं, क्लियर, डन, बड़े आगे, हाँ लिख के कर लेना, अच्छा ये आपका क्या खत्म होता है, इंडेक्स 8,
फिर आता है इंडेस 37, ये दोनों थियरी क्वेश्चन है यार। सबसे पहले तो एक कोविड वाला क्वेश्चन है, टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये इतना रेलिवेंट लगता नहीं है। कोविड के सारी चीज़ें चली गई, बट आपको चाहिए तो आप एक बार होमवर्क में इसको रीड कर सकते हो। बराबर, मेन ये है। ये आपको, मतलब ये मैं क्या बोलूँ, इसको मैं एलडीआर भी नहीं बोलूंगा, इसको मैं होमवर्क ही करना है क्योंकि थियरी है। लेकिन मैं इसको एक सिंगल स्टार बोलूंगा। मतलब ये नॉर्मली क्या बोला था, रीड एंड स्किप, ये प्लीज रीड वाला है। तुम समझते हो क्या? है थियरी के घर पे पढ़ लेना, लेकिन रीड कर लेना। अच्छा, मेरे को भरोसा नहीं है तुम पे, रुको, मार्क करो एलडीआर, एलडीआर मार्क करो, चुपचाप पढ़ लेना, खत्म करो कहानी इसकी। तुमको जैसे ये बताया ना मैंने, तुम अपना पढ़ोगे घर पे बैठ के, तो पढ़ लेना। तुमको ये सब भाषा समझती ही नहीं है भाई, प्लीज भी छोड़ो तुम। एलडीआर है, खत्म, पढ़ लेना घर पे, लेकिन घर पे पढ़ लेना, यहाँ पढ़ को कुछ मिलेगा नहीं तुमको। उसके बाद मेरे ख्याल से काफ़ी है क्या इतना आज के लिए, बाकी कल कर लेते हैं। यस, चलो ठीक है, काफ़ी है। तो अपन ने 37 तक कर लिया, रिमेनिंग जितना भी है 12 से अपन कल कंटिन्यू करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, तो कल भी लगभग इतना समय बैठेंगे तो हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। छोटा मोटा बच्चे का तो थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे कल, चिंता की ज़रूरत नहीं है। और बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फ्रॉम मंडे जो भी अपने प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन वाले, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन बैच, एलडीआर क्वेश्चन बैच टू बी स्पेसिफिक, जिसमें अपन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बराबर, 2 hours 15 minutes रोज लूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th October टिल 22nd या 23rd October। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट फ्री। बराबर, मंडे टू फ्राइडे लूंगा, सैटरडे संडे टाइम लगा तो लूंगा, वरना नहीं लूंगा। सीक्वेंस मेरे को नहीं पता, मैं बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उठाऊंगा और सॉल्व कराता हुआ चलूंगा। तो मेरे को नहीं पता सीक्वेंस, क्योंकि मैंने कभी करवाया नहीं है, तो मैं आपको बोल दूंगा कि 2 घंटे में इतना करवा दूंगा, मेरे को नहीं पता। बराबर, लेकिन मैं एलडीआर करवाऊंगा, ओवर मतलब रफली सॉल्व करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि वर्ड बाय वर्ड, रफली सॉल्व, ताकि सब कुछ कवर हो सके। आपका भी आप भी रफली सॉल्व करोगे मेरे साथ, तो आपका भी राइटिंग प्रैक्टिस हो सके और अपन आगे बढ़ते हुए चले। क्योंकि अभी देखो 20-25 घंटे में कितना कर पाएंगे, तो जो भी एलडीआर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वो करेंगे। ये टाइमिंग क्या रहेगा इसका, 12 PM से लेकर 2:15 PM के आसपास रोज। ठीक है, प्लस एन आइकॉनिक, सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप अटेंड नहीं कर पाओगे, अब उसके लिए मेरे को ब्लेम मत करना भाई। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा मेरे को लगा कि ये करना चाहिए, तो आपके लिए कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा और मुझे क्या बताना था, हाँ, कल कॉमन पूल का जो सेकंड पार्ट है, जो कॉमन पूल का सेकंड पार्ट है, कल सेम टाइम 10 बजे होगा, रात को 10 PM, जो आज था वैसे सेम टाइम। मैंने एक्चुअली सुबह अनाउंस किया था, लेकिन कुछ कारणवश सुबह नहीं ले पाऊंगा, इसलिए। ठीक है, ऋषभ ने पूछा है टैक्स एक्सपेंस रिड्यूस क्यों, भाई एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो टैक्स कम भरेगा ना, इसलिए। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आप सबको इतना समझ गया, बाकी कुछ लगेगा तो मैसेज करना। तो धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, एंड प्लीज कीप वर्किंग हार्ड, एग्जाम नजदीक है, लेकिन हार मत मानना, लगे रहो।